आरएमसी एक थर्ड रेट वेब नॉवल आर्टिस्ट था जिसकी किसी भी कहानी से कुछ खास निकल नहीं पा रहा था। आखिर में उसने ज्यादा काम करते करते अपनी जान दे दी। अचानक वो खुद को नरक में पाता है जहां उसकी मुलाकात यमराज से होती है। इससे पहले कि आरएमसी कुछ बोल सके, यमराज उसे बताते हैं कि वो काफी लकी है क्योंकि वो एक यूनिक नंबर के साथ नरक में आया है। इसीलिए उसे एक इच्छा पूरी करने का मौका दिया जाता है, बस एक शर्त के साथ कि वो भगवान बनने की इच्छा नहीं कर सकता, जो कि साफ बात है। आरएमसी कुछ सोचता है और कहता है कि वो किसी नॉवल की दुनिया में पुनर्जन्म लेना चाहता है। यमराज उसकी बात मान लेते हैं और पूछते हैं कि वो कौन सी नॉवल चुनना चाहता है, अपनी लिखी हुई छोड़कर। आरएमसी बहुत सोचने के बाद एक अजीब नाम वाली नॉवल चुनता है, आई बिकेम द डेलिंक्वेंट अंडर अचीवर ऑफ हंटर स्कूल। यमराज उसे दो और वरदान देते हैं। पहला, उसे उस कहानी के शुरू होने से 2 साल पहले भेजा जाएगा। दूसरा, उसे सेलिब्रिटीज जैसी हैंडसम शक्ल दी जाएगी ताकि वो लड़कियों को पटाने का सपना पूरा कर सके। फिर आरएमसी की आत्मा कंग शिन हुक नाम के व्यक्ति के शरीर में चली जाती है जो कहानी का सबसे बेकार किरदार था। उसने अपना एप्टीट्यूड टेस्ट फेल कर दिया था जिसके कारण उसे एक साधारण स्कूल में जाना पड़ा था। बाद में एक नया कानून आने के बाद उसका दोबारा टेस्ट हुआ और उसने हंटर के रूप में अवेकनिंग पाई। हमारा आरएमसी समझ जाता है कि उसका दूसरा जीवन शायद पहले से भी बुरा होने वाला है क्योंकि उसे कहानी के मुख्य किरदार का नहीं बल्कि एक साइड किरदार का शरीर मिला है। उसे कंगशिन हुक की यादें मिलने लगती हैं कि वो स्वॉर्ड्समैनशिप का टीचर है और मुख्य किरदार की क्लास के बगल वाली क्लास को पढ़ाता। मानसिक संघर्ष के बाद वो अपनी आंखें खोलता है और महसूस करता है कि हाँ, अब वो सच में कांगशिन हुक बन चुका है। तभी उसके फोन पर चेज गिल्ड के फाइनेंस टीम का कॉल आता है। वे उससे उसके कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन की पुष्टि मांगते हैं। कॉल खत्म होने के कुछ ही देर बाद उसके अकाउंट में 38 मिलियन वॉन क्रेडिट हो जाते हैं, जिससे उसकी कुल रकम बढ़कर 300 मिलियन वॉन हो जाती है। कांग ये देखकर दंग रह जाता है और बेकार किरदार होने का सारा दुख उसी पल गायब हो जाता है। वो बिस्तर से उछलकर खिड़की के पास जाता है और महसूस करता है कि अब वो सच में कंग शिन हुक बन चुका है। कांग की यादों से उसे मालूम होता है कि उसने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया था, लेकिन अब जब उसके पास 300 मिलियन वॉन है, उसे लगता है कि उसने अपनी ड्रीम मनी पा ली है। पिछली जिंदगी में वो मुश्किल से जी पाता था और अब अचानक उसके पास सब कुछ है, पैसे, अच्छी स्किल्स, हैंडसम लुक्स और युवा शरीर। ये सब देखकर वो मुस्कुराता है और सोचता है, इस बार जिंदगी में अपने हिसाब से जीऊंगा। ऐसा लगता है कि अब वो बी रैंक हंटर बन चुका है, लेकिन वो कहानी के मुख्य पात्र ली जियोंग जितना अमीर या लोकप्रिय नहीं है। हालांकि कॉन्ग को इसकी कोई परवाह नहीं है क्योंकि वो बस सरल जीवन जीना चाहता है। एक चौंकाने वाले खुलासे में पता चलता है कि इस नॉवल में वास्तव में 2 मुख्य पात्र हैं। असली मुख्य पात्र किम डो ही है, लेकिन बाद में ली जियोंग को किम के शरीर में भेजा गया। ली जियोंग फिर कहानी की जानकारी का उपयोग करके उन पॉइंट्स और स्थानों पर पहुंचता है जो असली मुख्य पात्र के लिए उपयोगी होने वाले थे। इसके अलावा उसने अपनी दौलत का इस्तेमाल करके सभी तरह के इलिक्सर या दवाई और शक्तिवर्धक खरीदे क्योंकि उसके लिए ये आसानी से मिल जाते थे। इन सब के जरिए वो अंततः किम के टैलेंट लेवल तक पहुंचने में सफल हो गया। लेकिन हमारा एमसी का रास्ता बिल्कुल अलग है क्योंकि वो कॉन्ग के शरीर में गया। हमारा एमसी ये तय करता है कि उसे कहानी के दोनों मुख्य पात्रों से प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो शुरुआत में ही उनके मुकाबले कोई मैच नहीं है। वो केवल अच्छा जीवन जीना चाहता था और कॉन्ग के साथ अपनी स्थिति से संतुष्ट है। हालांकि भविष्य में एक दिन ऐसा आएगा जब दुनिया संकट में जाएगी। असली कहानी में किम और ली ने मिलकर दुनिया को बचाने के लिए आक्रांताओं से लड़ाई की थी। अब जबकि कॉन्ग कहानी का हिस्सा बन चुका है तो वो सोचता है कि अब क्या ये दोनों फिर से मानवता की आखिरी उम्मीद बन पाएंगे। तभी कॉन्ग को पहले हंटर स्कूल से एक टेक्स्ट आता है कि उसे तलवारबाजी का इंस्ट्रक्टर नियुक्त किया गया है। टेक्स्ट देखने के बाद कॉन्ग तय करता है कि वो बस असली कहानी का अनुसरण करेगा जब तक कि दुनिया पूरी तरह से अराजकता में नहीं फंस जाती। स्कूल में पहुंचने से पहले हमारा एमसी कॉन्ग के पिछले मालिक के बारे में जानकारी हासिल करता है। उसे पता चलता है कि कॉन्ग का सामाजिक जीवन भी पिछली जिंदगी जितना ही बेकार था। उसके पास सिर्फ 12 कॉन्टैक्ट्स थे और ऐसा लगता है कि उसने जानबूझकर दुनिया से दूरी बनाई थी। पिछली जिंदगी में हमारे एमसी को उन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी जो दूसरों के लिए जीवन को मजेदार बनाती हैं, जैसे कि शादी और बच्चे। वो हमेशा अकेला रहना पसंद करता था और कहता था कि वो वेब नॉवेल्स के साथ ही शादीशुदा है। वो खुद से निराश था क्योंकि वो एक थर्ड रेटेड वेब नॉवल आर्टिस्ट था। लेकिन अब वर्तमान जीवन में उसका लक्ष्य है कि वो अपनी जिंदगी का पूरा आनंद ले सके। थोड़ी देर बाद वो स्कूल में रिपोर्ट करता है जहां उसे इंस्ट्रक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है।
वो ऑफिस में प्रवेश करता है और सबसे पहले व्यक्ति से उत्साहपूर्वक अपना परिचय देता है, लेकिन व्यक्ति उसे भूत देख जैसी नजर से घूरता है। कॉन्ग शर्मिंदगी से मरने वाला था जब व्यक्ति आखिरकार उठकर उसे अभिवादन करता है। वो खुद को पार्क योनुक के रूप में परिचित कराता है। पार्क उसे बताता है कि वे सीड बर्ड्स होंगे। कॉन्ग बड़ी मुस्कान के साथ कहता है कि वो पार्क के साथ काम करने के लिए उत्साहित है। लड़कियां ये सुनकर और भी शर्मिंदा हो गई, क्योंकि चेस गिल्ड एक प्रतिष्ठित गिल्ड है। वे लगातार उसकी तारीफ करती रहीं। तभी एक हरा बालों वाला लड़का जोंग हियन सिक वहां आया। उसने बताया कि वो दूसरे साल के छात्रों को भालाबाजी पढ़ाता है। उसने ये भी जोड़ा कि वो होरांग गिल्ड का सदस्य रहा है और छठे हंटर स्कूल का ग्रेजुएट है। जोंग ने कॉन्ग से पूछा कि वो किस हंटर स्कूल से है, क्योंकि वो बहुत लोकप्रिय लगता है। बड़ी मुस्कान के साथ कांग ने बताया कि उसने हंटर स्कूल से ग्रेजुएट नहीं किया। तुरंत ही उसने ये कहा। कमरे का माहौल बदल गया और एक लड़की ने उससे पूछा कि बिना हंटर स्कूल से ग्रेजुएट हुए वो हंटर कैसे बन पाया। उन्होंने सोचा कि शायद उसने विदेश में पढ़ाई की है, लेकिन कांग ने उन्हें बताया कि वो देसी कोरियाई है और याद दिलाया कि कुछ हंटर ऐसे भी हैं जिन्होंने हंटर स्कूल से ग्रेजुएट नहीं किया। इससे कमरे का मूड गिर गया और जोंग पलटा और कहने लगा कि कॉन्ग सिर्फ समय की बर्बादी है। लड़कियां उसके पीछे पीछे चलीं और बात करने लगीं कि वे उससे मिलने के लिए उत्साहित थीं, क्योंकि वो चेस गिल्ड से था। लेकिन अब उन्हें गुस्सा और घृणा हो रही है कि वो गैर हंटर स्कूल से आया है। इससे कॉन्ग के अंदर असहजता की भावना उठी और सिस्टम ने पिछले बॉडी के मालिक की और यादें लोड करनी शुरू कर दी। पता चला कि एक हंटर फैक्टर टेस्ट किट था और ये किसी की हंटर एबिलिटी जांचने का सबसे सटीक तरीका था, लेकिन काफी महंगा था। जहां कांग बड़ा हुआ, अनाथालय में निदेशक ने इस किट के पैसे गबन कर दिए थे, लेकिन अंततः उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद कांग का परीक्षण हुआ और पता चला कि उसमें हंटर बनने की सक्षम क्षमता है, लेकिन वो पहले ही नॉर्मल स्कूल से ग्रेजुएट हो चुका था, जिससे उसे हंटर स्कूल के छात्रों जैसी शिक्षा नहीं मिली। दोनों पक्षों के बीच का यह अंतर बाद में विभाजन का कारण बना, लेकिन इसके खिलाफ एक प्रदर्शन हुआ जिसमें एंटी नॉन हंटर डिस्क्रिमिनेशन एक्ट की मांग की गई। काफी दबाव के बाद ये बिल पास हो गया और गैर हंटर स्कूल के ग्रेजुएट्स को नौकरियां मिलने लगीं, लेकिन इससे दोनों समूहों के बीच नफरत और भी बढ़ गई। यही कारण है कि गैर हंटर स्कूल के छात्रों के लिए सलाह दी जाती है कि वे हंटर स्कूल से ग्रेजुएट छात्रों के सामने अपनी पहचान न बताएं। कॉन्ग विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसे इतनी महत्वपूर्ण चीज अब सीखनी पड़ रही है, जबकि उसने पहले ही गलती कर दी थी। पार्क ने उसे शांत रहने के लिए कहा, क्योंकि वो समझता है कि ये उसका पहला दिन है और चीजें उसके लिए पहले से ही तनावपूर्ण है। कॉन्ग ने पार्क को भरोसा दिलाया कि उसे शिकायत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उनकी स्थिति को समझता है। कॉन्ग को लगता है कि उसने स्कूल में विशेष नियुक्ति के जरिए प्रवेश किया, लेकिन पार्क ने बताया कि उसने अपॉइंटमेंट एग्जाम पास किया और स्काउट किया गया। पार्क ने यह भी बताया कि शायद अन्य शिक्षक स्थिति को गलत समझ बैठे हों। जोंग और लड़कियां एक प्राइवेट जगह की ओर चलीं और बात करने लगीं कि उनका स्कूल स्पेशल ट्रीटमेंट के जरिए शिक्षक नियुक्त करके गलती कर रहा है। जोंग मानता है कि कांग के पास पहले साल के छात्रों को तलवारबाजी सिखाने के लिए कौशल की कमी है। हालांकि जोंग का यह भी मानना है कि स्कूल ने कांग को पहले साल के छात्रों को सौंपने का कोई ठोस कारण जरूर होगा। तीनों को यह समझ में आता है कि कांग अनाथालय से आया है, क्योंकि उसने हंटर स्कूल में दाखिला नहीं लिया था। वे स्वीकार करते हैं कि वो हैंडसम है, लेकिन उसके पास इसे समर्थन देने वाला कोई ठोस बुनियादी ज्ञान नहीं है। लड़कियों में से एक योजना बनाती है कि वो पहले साल के छात्रों को बताए कि वे अलग तलवारबाजी शिक्षक खोज ले, क्योंकि कांग केवल एक कौशलहीन व्यक्ति है। तभी कांग उस जगह पर आता है जबकि वे उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। कांग स्थिति को शांत करने की कोशिश करता है और बताता है कि उसे स्कूल में विशेष नियुक्ति के जरिए नियुक्त नहीं किया गया। हालांकि जोंग स्थिति को ठंडा होने नहीं देता और कांग से कहता है कि वो इससे अधिक चिंतित है कि कांग को हंटर स्कूल में नहीं पढ़ाया गया। जोंग चलता बनता है और कांग को कहता है कि वो अपना काम करे और अपनी लाइन में रहे, लेकिन उसे ये भी बताता है कि वो सामान्य विषयों के शिक्षकों के साथ मित्रता करने के लिए स्वतंत्र है। लड़कियों में से एक ये जिक्र करती है कि कांग एक बी रैंक हंटर है, लेकिन जोंग मानता है कि कांग ने इस रैंक को पाने के लिए चाल चली। जोंग फिर सुझाव देता है कि अगर कांग अपनी स्थिति से खुश नहीं है तो वे सम्मान की जंग करें। जोंग अपनी क्षमताओं को लेकर आश्वस्त है, क्योंकि वो ए रैंक हंटर बनने वाला है। कांग को अब समझ में आता है कि बॉडी का पिछला मालिक भी एक आउटसाइडर था और लोगों के साथ सामाजिक संबंध नहीं बना पाया।
वो अपने पिछले जीवन में भी असफल था और महसूस करता है कि वे दोनों ही अभागे पात्र थे। हालांकि कांग अब हार मानने के लिए तैयार नहीं है और वो जोंग से कहता है कि वो द्वंद्व में लड़ने के लिए तैयार है। जोंग ये सुनकर हंसता है और मानता है कि कांग ये द्वंद्व इसलिए स्वीकार कर रहा है क्योंकि उसके सम्मान को चोट लगी और वहां लड़कियों की मौजूदगी भी है। जोंग तय करता है कि वो कांग को सिर्फ एक मौका देगा पीछे हटने का, लेकिन कांग जिद करता है कि वो जोंग के साथ द्वंद्व लेने के लिए तैयार है। कांग कहता है कि वो साइड में खड़ा होकर सहन नहीं कर सकता कि जोंग उसके बारे में बकवास बोले सिर्फ इसलिए कि वो नियमित स्कूल गया था। कांग एक कदम आगे बढ़ता है और कहता है कि जोंग द्वंद्व को तभी स्वीकार कर सकता है जब वो खुद ए रैंक तक पहुंच जाए। जोंग हॉरर फिल्म के किसी चरित्र की तरह भयानक मुस्कान देता है और कांग को याद दिलाता है कि द्वंद्व के दौरान जो भी चोट लगेगी उसकी जिम्मेदारी वो खुद लेगा। कांग उसे चुप कराता है और कहता है कि वो साहसी है। वो सुझाव देता है कि द्वंद्व के लिए भाला प्रशिक्षण मैदान का इस्तेमाल किया जाए 1 सप्ताह बाद। कांग फिर 2 लड़कियों की ओर इशारा करता है, बताता है कि वे द्वंद्व की साक्षी होंगी। जोंग हैरान है कि कांग इतना आत्मविश्वासी क्यों है, लेकिन वो उसे सलाह देता है कि दूसरी नौकरी की तलाश शुरू कर दे क्योंकि वो अपनी वर्तमान काम को निश्चित रूप से खो देगा। उस दिन बाद में कांग अपने कक्ष की ओर बढ़ता है और छात्र उसकी हैंडसम उपस्थिति देखकर हैरान रह जाते हैं। कांग शुरू में चिंतित था कि वो छात्रों को कैसे पढ़ाएगा, लेकिन जैसे ही उसने तलवार उठाई, पिछली बॉडी के मालिक की यादें उसके दिमाग में बहने लगी। अब कांग अपने छात्रों को दिखाने में सफल हो जाता है कि तलवार के साथ कैसे मूव करना चाहिए। सुबह तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन दोपहर तक माहौल बदल गया क्योंकि स्कूल में उसके द्वंद्व की खबर फैल चुकी थी। कांग के छात्र अब उसे एक चलता फिरता मरा हुआ इंसान मानने लगे थे क्योंकि वो भाला प्रशिक्षक के खिलाफ लड़ने जा रहा था। कांग जानता था कि ये खबर उन्हीं लड़कियों ने फैलाई थी क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा था कि जोंग इस द्वंद्व में जीत जाएगा। कांग के छात्र उससे पूछते हैं कि क्या वो ठीक रहेगा, तो वो उन्हें कहता है कि रुतबे से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक योद्धा को बस अटूट जज्बे की जरूरत होती है। वो अपने छात्रों के सामने बहुत आत्मविश्वास दिखाता है और उन्हें कहता है कि क्लास पर ध्यान दो क्योंकि सिर्फ 1 हफ्ते बाद उन्हें द्वंद्व का नतीजा पता चल जाएगा। कांग ने ऐसा इसलिए किया ताकि उसके छात्रों में हिम्मत और विश्वास पैदा हो सके। स्कूल खत्म होने के बाद कांग बस पकड़ के शहर के एक इलाके की ओर निकल पड़ता है। उसका इरादा है कि वो अपनी किस्मत बदल दे। ऐसा करने के लिए वो उस जगह जा रहा था जहां कहानी के नायक को वो चीज मिली थी जिसने उसकी शक्ति को बढ़ाया था। कांग एक गुफा में प्रवेश करता है, सोचते हुए कि उसे वो रहस्य खोजना होगा जिसने नायक को न सिर्फ हीरो बल्कि काफी ताकतवर भी बनाया। कुछ देर बाद उसे एक पोर्टल दिखाई देता है जहां आंतरिक साधना विधि छुपी हुई बताई गई थी। बिना झिझक कांग उस पोर्टल में प्रवेश कर जाता है और खुद को एक जमी हुई बर्फीली दुनिया में पाता है। यह देखकर वो अचंभित हो जाता है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कोई स्थान मौजूद है। वो उस खूबसूरत नज़ारे में खो जाता है, लेकिन जल्द ही खुद को याद दिलाता है कि वो यहाँ घूमने नहीं बल्कि मजबूत बनने आया है। अचानक उसे अपने पीछे एक भारी उपस्थिति का एहसास होता है और उसके साथ ही एक तलवार का वार आता है। कांग आखिरी मल में बर्फीली जमीन पर गिरकर उस वार से बच जाता, नहीं तो वो 2 हिस्सों में कट जाता। वो अभी स्थिति को समझ ही रहा था कि उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। वो एक सफेद चोगा पहने बूढ़े व्यक्ति की आवाज थी। वो बूढ़ा व्यक्ति कांग की चपलता की प्रशंसा करता है और कहता है कि वो कोई साधारण आदमी नहीं है। इससे पहले कि कांग कुछ समझ पाए, एक तलवार उसकी गर्दन पर टिक जाती है और बूढ़ा व्यक्ति पूछता है कि वो किस संप्रदाय सेक्ट का है और बर्फीले मैदानों में क्यों आया है। कांग हैरान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी चीनी भाषा में बात कर रहा है, लेकिन किसी कारणवश वो उसे पूरी तरह समझ पा रहा है। उसे एहसास होता है कि जिस शरीर में वो आया है उसका पूर्व मालिक चीनी भाषा जानता था। कांग धीरे धीरे अपने हाथ ऊपर उठाता है और कहता है कि वो दक्षिण कोरिया के हंटर एकेडमी का शिक्षक है और वो पोर्टल के जरिए इस छुपे हुए स्थान में आ गया। बूढ़ा व्यक्ति ये सुनकर भ्रमित हो जाता है और सोचता है कि कांग का दिमाग ठीक नहीं। कांग पोर्टल की ओर इशारा करता है, लेकिन किसी कारणवश बूढ़ा व्यक्ति पोर्टल को देख नहीं पाता। वो बूढ़ा व्यक्ति बताता है कि वो इस स्थान में बहुत समय से कैद है। उसने 30 साल के बाद गिनती छोड़ दी थी। कांग को लगता है कि बूढ़ा व्यक्ति बकवास कर रहा है, लेकिन फिर वो पूछता है कि क्या वो चोयू रायांग है। बूढ़ा व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर इसकी पुष्टि करता है और पूछता है कि कांग को ये कैसे पता। तब पता चलता है कि कांग को ये इसलिए पता था क्योंकि चोयू रायांग वही व्यक्ति था जिसने वो साधना विधि छोड़ी थी जिससे कहानी का नायक अपनी ताकत हासिल करता है। लेकिन कांग तब हैरान रह जाता है जब वह उस बूढ़े व्यक्ति चो को देखता है, क्योंकि कहानी के नायक शियांग ने तो उसे कभी नहीं देखा था। कहानी के नायक को जब वह मार्शल आर्ट्स की किताब मिली थी, उसमें लिखा था कि चो यू रायांग पहले ही अमरता यानी इमॉर्टैलिटी प्राप्त कर चुका था, इसलिए शायद नायक उससे कभी मिला ही नहीं।
कांग को याद आता है कि उसने यमराज से इच्छा की थी कि उसे कहानी शुरू होने से 2 साल पहले भेजा जाए। लगता है वह समय चो के अमर बनने से ठीक पहले का है। चूंकि कांग यह नहीं कह सकता था कि उसने यह सब एक किताब में पढ़ा है, वह बूढ़े व्यक्ति से कहता है कि उसने यह कहानी बहुत पहले किसी से सुनी थी। चो उत्सुक होकर कहता है, कहानी मुझे सुनाओ। कांग तुरंत कहानी को संक्षेप में बताता है। कहता है कि चो एक महान नायक था जिसने एक भयानक ड्रैगन को मार गिराया था। चो यह सुनकर खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि किसी ने उसकी लड़ाई देखी थी। वहीं कांग अंदर ही अंदर राहत महसूस करता है क्योंकि वह बस उपन्यास की कहानी जोड़कर बोल रहा था। अचानक कांग सिर झुकाकर चो से कहता है, कृपया मुझे असली तलवारबाजी यानी रियल सोर्ड्समैनशिप सिखाइए। चो पहले तो हैरान हो जाता है कि यह लड़का अचानक सीखने की गुहार क्यों कर रहा है, लेकिन वह साफ मना कर देता है। वह कहता है, मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूं, लेकिन तुरंत यहां से निकल जाओ। जैसे ही चो मुड़कर जाने लगता है, टांग हार नहीं मानता। वह कहता है, मेरा जल्द ही एक द्वंद्व होने वाला है एक भाला चलाने वाले योद्धा से। हर कोई तलवार को कमजोर समझता है और भाले की बहुमुखी प्रतिभा की तारीफ करता है। सच कहूं तो मैं उस आदमी को हरा नहीं सकता, इसलिए मैं यहां उत्तर जानने आया हूं। फिर वह कहता है, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं जाकर उस भाले वाले से माफी मांग लूंगा और मान लूंगा कि भाला तलवार से श्रेष्ठ यानी सुपीरियर है। यह सुनकर चो गुस्से से तिलमिला उठता है। वह तलवार के बारे में कोई बुरा शब्द नहीं सुन सकता था। गर्व से भरे चो ने अंत में तय किया कि वह कांग की थोड़ी मदद करेगा। कांग खुश हो जाता है क्योंकि उसकी चाल सफल हो गई थी। वह जानता था कि यह बूढ़ा व्यक्ति अपनी तलवारबाजी पर बहुत गर्व करता है। चो अपनी उंगली कांग की ओर इंगित करता है और उसके शरीर में एक तेज यांग ऊर्जा प्रवाहित कर देता है। कांग को भीषण दर्द महसूस होता है और चो बताता है, मैंने तुम्हारी नसों में जीवंत यांग ऊर्जा प्रवाहित की है। तुम्हारा दांतेन 4 दिनों में खुल जाएगा और 6 दिन बाद तुम खुद में परिवर्तन महसूस करोगे। वह आगे कहता है, अब जो मैंने तुम्हारे लिए किया है उसके बाद तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, कोई भी तुम्हें फिर कभी नहीं हरा पाएगा। चो यह भी कहता है कि जब तुम द्वंद्व जीत जाओ तो वापस मेरे पास आना। मैं चाहता हूं कि दुनिया जाने कि तलवार अब भी सबसे महान हथियार है। 1 हफ्ते बाद कांग और जोंग भाला प्रशिक्षण मैदान में अपने द्वंद्व के लिए मिलते हैं। बाकी शिक्षक भी वहां दर्शक के रूप में मौजूद थे। जैसा कि उम्मीद थी, जोंग कांग का मजाक उड़ाता है, कहता है, तैयार रहो, पिटने वाले हो। वह कांग को किसी खतरे के रूप में नहीं देखता और कहता है, पहला वार तुम कर सकते हो। कांग यह प्रस्ताव ठुकराता नहीं क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह अब वास्तव में कितना मजबूत हो चुका है। वह पूरा दृढ़ निश्चय लेकर हवा में छलांग लगाता है। अब जो भी हो, जीतना ही है। और जैसे ही उसकी तलवार जोंग से टकराती है, एक ही वार में कांग की तलवार जोंग के कपड़े चीरते हुए उसे उसके अंडरवेयर तक गिरा देती है। सभी दर्शक स्तब्ध रह जाते हैं जब वे देखते हैं कि जोंग जमीन पर गिरकर बेहोश हो चुका है। यह सब देखकर कांग खुद भी हैरान रह जाता है और रेफरी तुरंत उसे विजेता घोषित कर देता है। फिर रेफरी जोर से एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहता है क्योंकि जोंग पूरी तरह बेहोश और लड़ने की हालत में नहीं था। कांग वहीं स्तब्ध खड़ा रहता है, सोचते हुए कि आखिर उस बूढ़े व्यक्ति चो ने उसके साथ क्या किया था। तभी पार्क दौड़ते हुए आता है, ये देखने की कांग ठीक तो है ना। पार्क बहुत प्रभावित होकर कहता है, यार जिस तरह तुमने जोंग को एक ही बार में गिरा दिया वो अविश्वसनीय था। कांग मुस्कुराते हुए कहता है कि वो जीत का जश्न मनाने के लिए पार्क और बाकी स्टाफ को खाने पर ले जाएगा। उधर महिला प्रशिक्षिकाएं मैदान से गुस्से और नाराजगी से भरी बाहर निकल जाती हैं क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होता कि जोंग जैसे स्पीयर यूजर को कांग जैसे तलवारबाज ने हरा दिया। उस रात कांग और बाकी स्टाफ पार्टी करते हैं, खूब हंसी मजाक और शराब पीते हैं। लेकिन जब कांग घर लौटता है, उसका शरीर अचानक एक तरह की शुद्धिकरण प्रक्रिया से गुजरता है जो चो द्वारा दी गई ऊर्जा का असर था। कांग झटके से उठ बैठता है, उसका पूरा शरीर जल रहा होता है। वो महसूस करता है कि चो ने उसके शरीर में जितनी शक्ति भर दी थी वो किसी भी हद से ज्यादा थी। अब उसके पास एक ही विकल्प बचा था, वो छिपी हुई दुनिया में वापस जाकर चो का धन्यवाद करे। कांग ठंडी कठोर जमीनों से होकर चलता है, सोचते हुए क्या सच में चो उस पोर्टल से बाहर नहीं आ सकता जैसा उसने कहा था। आखिरकार वो चो को ध्यानमग्न मुद्रा में बैठा पाता है। वो चो की ओर देखे बिना पूछता है, क्या तुम उस भाले वाले को हरा पाए? कांग जवाब देता है, हां, सिर्फ एक ही बार में। यह सुनकर चो हंसते हुए कहता है, तो वो स्पीयर यूजर बहुत कमजोर रहा होगा। लेकिन कांग नरमी से विरोध करता है, कहता है, नहीं, वो कमजोर नहीं था। मैं आपसे कुछ बातें समझना चाहता हूं, इसलिए मिलने आया हूं। कांग पूछता है,
आपने मेरे साथ आखिर क्या किया था? चो शांत स्वर में जवाब देता है, मैंने तो बस तुम्हारा डांटियन खोल दिया था ताकि तुम्हें कोई फिर कभी ना हरा सके। फिर चो पूछता है, तुम कब से मार्शल आर्ट्स का अभ्यास कर रहे हो? कांग कुछ नहीं कहता और तब चो दिलचस्पी से उसकी ओर देखता है। कहता है, आओ अपनी कहानी सुनाओ। तभी कांग को एहसास होता है कि उसकी ताकत बढ़ने का असली कारण मार्शल आर्ट्स ही है। वो झिझकते हुए कहता है, मुझे मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। यह सुनकर चो पूरी तरह हैरान रह जाता है। वो कहता है, फिर भी तुम्हारे शरीर में आंतरिक ऊर्जा मौजूद है। शायद तलवार चलाते समय वो अपने आप संचित हो गई होगी। कांग सोच में पड़ जाता है। मार्शल आर्ट्स की कहानियों में तो आंतरिक ऊर्जा साधना से प्राप्त होती है, लेकिन हंटर्स में यह कुछ अलग ही होती है। फिर वो पूछता है, चो, क्या आपको याद है कि आप किस देश से आए थे इससे पहले कि आप इस पोर्टल में फंस गए? चो जवाब देता है, मेरा देश मिंग था। यह सुनते ही कांग के मन में सब कुछ साफ हो जाता है। इसलिए चो को हमारी दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि वो एक पूरी तरह अलग दुनिया से आया था। कांग धीरे से कहता है, आपकी दुनिया अब बाहर नहीं रही, अब मार्शल आर्ट्स का अस्तित्व समाप्त हो गया है। चो स्तब्ध रह जाता है और कांग आगे कहता है, एक नई शक्ति, डिफरेंट पावर उभर आई है और उसी के कारण धीरे धीरे मार्शल आर्ट्स नष्ट हो गया। कांग ये नहीं बताता कि वो दूसरी दुनिया से आया है, बस इतना कहता है कि दुनिया अब वैसी नहीं रही। चो हमेशा की तरह उसकी बात पर यकीन कर लेता है और कहता है, मुझे तो समय का भी अंदाजा नहीं रहा। बहुत अरसे से मैं इस पोर्टल में बंद हूं। तभी कांग मुस्कुराते हुए कहता है, आपको भूख लगी है ना? मैं आपके लिए खाना लाया हूं। कांग चो को एक स्वीट रैप देता है और जैसे ही चो उसे खाता है वो एकदम खुश होकर म्यू जैसी प्यारी आवाज निकालता है। खाते हुए चो हंसते हुए कहता है, हमारे जमाने में तो लोग जिनसेंग खाते थे ताकि स्मॉल पॉक्स से बच सकें। ये सुनकर कांग हंस पड़ता है और अपने बैग से एक चॉकलेट बार निकालता है। वो चो को देता है और कहता है, ये ठंड में काम आता है। चो बिना झिझके एक बाइट लेता है और अगले ही पल फिर वही म्यू जैसी प्यारी आवाज निकालता है। उसे चॉकलेट इतनी पसंद आती है कि वो कहता है, थोड़ा और दो ना। थोड़ी ही देर में चो ने कांग द्वारा लाया गया सारा जंक फूड खा डाला। वो संतुष्ट होकर कहता है, बाहर की दुनिया का खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट है। फिर कांग जिज्ञासापूर्वक पूछता है, गुरुजी, यहां तो कोई फल या जानवर भी नहीं दिखते, आप अब तक भूखे कैसे नहीं मरे? चो शांत भाव से जवाब देता है, जब से मैं इस हिडन रेल्म में आया हूं मुझे भूख की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे शरीर को बस इंटरनल एनर्जी चाहिए और मैं ठीक रहता हूं। कांग के मन में डर बैठ जाता है, ये तो पागल मार्शल आर्टिस्ट है। वो सोचने लगता है कि शायद उसे अब भागकर घर लौट जाना चाहिए। तभी चो गंभीर स्वर में कहता है, तो अब बाहर की दुनिया में मार्शल आर्ट्स का अस्तित्व नहीं है और उनकी जगह हंटर्स ने ले ली है? कांग सिर झुकाकर हां कह देता है। चो लंबी सांस लेकर कहता है, मैं बहुत समय से इमॉर्टैलिटी प्राप्त करने का मार्ग खोज रहा हूं और अब लगता है कि तुम ही अकेले बचे हुए मार्शल आर्टिस्ट हो। वो आगे कहता है, तुमने असली शक्ति का अनुभव किया है, बताओ उसे किस लिए प्रयोग करोगे? कांग हल्के फुल्के अंदाज में जवाब देता है, मैं तो बस साधारण और खुशहाल जिंदगी जीना चाहता हूं। ये सुनकर चो पहले तो चौंकता है, फिर मुस्कुराता है। कमाल है, इतनी शक्ति फिर भी कोई लालच नहीं। फिर वो कहता है, तुम सच्चे दिल वाले हो और एक शिक्षक भी, इसलिए मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूं। लेकिन तभी कांग साफ इनकार कर देता है। चो हैरान होकर दोबारा पूछता है, क्या तुमने सच में मना किया? कांग विनम्रता से जवाब देता है, जी हां, मुझे और शक्तिशाली बनने की कोई इच्छा नहीं। मैं तो बस उस ड्यूअल को जीतना चाहता था और जीत गया। अब मैं सामान्य जीवन जीना चाहता हूं। चो कांग की आंखों में देखता है और समझ जाता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। वो कहता है, ठीक है, अब तुम जा सकते हो, मुझे अपनी अमरता की असेंशन की तैयारी करनी है। कांग जिज्ञासापूर्वक पूछता है, रेल्म ऑफ इमॉर्टल्स में कैसे जाएंगे? चो शांत स्वर में उत्तर देता है, मैंने मार्शल पीक ऑफ मार्शल आर्ट्स प्राप्त कर ली है और साथ ही मैंने तुम्हारी मदद करके वर्च्यू भी अर्जित किया है। अब बस थोड़ा और कल्टीवेशन बाकी है, फिर मैं अमर हो जाऊंगा। कांग आश्चर्य से पूछता है, तो आप अपनी कला और गुप्त टेक्निक्स और मैनुअल्स छोड़कर नहीं जाएंगे? चो हल्के से हंसकर कहता है, छोड़कर क्यों जाऊं? बाहर अब कोई मार्शल आर्टिस्ट तो बचा नहीं, फिर उन्हें पढ़ेगा कौन? कांग ये सुनकर अंदर तक हिल जाता है, क्योंकि अगर चो सच में अपने मार्शल सीक्रेट्स छोड़कर नहीं गया तो कहानी का नायक श्यांग उन्हें कभी नहीं पाएगा। ऐसा करने से सियांग जियांग कभी भी किम के बराबर नहीं पहुंच पाएगा, और जब किम के सामने कोई चुनौती नहीं रहेगी तो उसे भी मजबूत बनने की प्रेरणा नहीं मिलेगी। अंत में यही चीज दुनिया को कियोस एंड डिस्ट्रक्शन में ढकेल देगी।
कांग को अचानक एहसास होता है कि उसने तो बस साइड से कहानी जीने की कोशिश की थी, पर उसने अनजाने में कहानी का बड़ा हिस्सा बदल दिया है। वो तुरंत चो के पैरों में गिरकर कहता है, गुरुजी, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैंने बिना सोचे समझे बहुत बड़ी गलती कर दी। चो उसकी इस अचानक बदली बात से चकित रह जाता है। कांग जल्दी से समझाता है, आपकी अद्भुत मार्शल आर्ट्स अगर मुझ तक नहीं पहुंची तो ये पूरी तरह व्यर्थ चली जाएगी। मैं ये विद्या सीखना चाहता हूं ताकि बाद में चैन की जिंदगी जी सकूं। कांग उसे और मनाने के लिए कहता है, गुरुजी, मैं आपके लिए बहुत सारा खाना भी लाऊंगा। चो मुस्कुराकर चेतावनी देता है, मेरी ट्रेनिंग पहले से कहीं ज्यादा कठिन होगी। लेकिन कांग आत्मविश्वास से कहता है, मुझे कोई डर नहीं, मैं हर दर्द सह लूंगा। दूसरी तरफ स्कूल में द्वंद्व की खबर तेजी से वायरल हो गई। सबको पता चल गया कि जोंग हार गया, और सबसे मजेदार बात यह थी कि वो स्पॉन्ज बॉब वाला अंडरवियर पहने था। जिन लोगों ने उसे कभी नीचा दिखाया था, वे सब अब ग्रुप चैट्स में उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे। पार्क तो वैसे भी जोंग को पसंद नहीं करता था, इसलिए वो तो कांग की जीत से बेहद खुश था। कांग की जीत ने यह साबित कर दिया कि साधारण स्कूलों से पढ़े लोग भी काबिल हो सकते हैं। इसके अलावा सबको कांग का विनम्र स्वभाव भी अच्छा लगा, क्योंकि उसने अपनी जीत का कोई इनाम नहीं मांगा। हालांकि असल में वो मांगना भूल गया था। कांग को अब स्कूल के सब लोगों से अच्छा व्यवहार मिल रहा था और उसे लगता है कि वो अब अपने सपनों वाली जिंदगी के करीब है। उसने चो से वादा किया था कि वो हर वीकेंड पर ट्रेनिंग करने जाएगा और हफ्ते के बाकी दिन बस जिंदगी का मजा लेगा। अगले दिन कांग जब अपने क्लासरूम में पहुंचा तो सारे विद्यार्थी सीधे खड़े हो गए और उसे सलाम किया। उन्होंने कहा, सर, हम भी अब कभी नहीं डरेंगे, जैसा आपने सिखाया। सबको पता चल चुका था कि कांग ने जोंग को एक ही बार में हराया। कांग मुस्कुराते हुए पूछता है, तुम लोगों को कैसे पता चला? लड़ाई तो सिर्फ स्टाफ के लिए थी। तब एक छात्र बताता है, सर, मेरे बड़े भाई स्कूल में टीचर हैं, उन्होंने ही बताया। कांग हंसकर कहता है, ठीक है, अब किताबें खोलो और ध्यान लगाओ। वो अपने खुशहाल जीवन से बेहद प्रसन्न था और चाहता था कि ये शांति हमेशा बनी रहे। दोपहर के ब्रेक में वो कैफेटेरिया में खाना लेने गया, लेकिन वहां एक अजीब स्थिति बन गई, क्योंकि उसने बाकी सब की तुलना में ज्यादा खाना मांग लिया। थाली में तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन देखकर वो खुशी खुशी खाने में लग गया। तभी अचानक एक महिला उसके सामने आई और बोली, क्या आप वही मिस्टर कांग हैं जो स्कूल में स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाते हैं? कांग ने हां में सिर हिलाया, पर उसकी नजर अब भी उस महिला की भरी हुई प्लेट पर अटकी थी। महिला उसके सामने बैठ गई तो कांग ने जिज्ञासु पूर्वक पूछा, क्या हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं? लड़की हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, कांग, तुम तो काफी बड़े एक्टर हो। फिर उसने हंसते हुए कहा, थोड़ा रिलैक्स कर लो, कैफेटेरिया के अंदर कोई सीसीटीवी नहीं है। उसके बात करने के अंदाज से कांग को महसूस होता है कि ये लड़की उसे सच में जानती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो उसे पहचान क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि आमतौर पर अगर वो किसी जान पहचान वाले से मिलता है तो पिछली यादें अपने आप लौट आती हैं। तभी लड़की खुद ही अपना नाम बताती है, क्योंकि उसे लगता है कांग बिल्कुल ही कंफ्यूज है। वो कहती है, मेरा नाम सियोरा है। जैसे ही ये नाम उसके कानों में पड़ता है, कांग के दिमाग में एक झिलमिलाहट होती है। उसे याद आता है कि उसके फोन के कॉन्टैक्ट्स में भी एक नाम था, सियोरा। सियोरा मुस्कुराती है और कहती है, लगता है अब तुम्हें याद आ गया। फिर बताती है कि शायद उसका चेहरा इसलिए थोड़ा अलग लग रहा है क्योंकि उसने अपनी लुक थोड़ी बदल ली है, ताकि स्कूल में टीचर की तरह दिख सके, क्योंकि अब वो वहीं काम कर रही है। ये सब कहते हुए सियोरा जोर जोर से हंसने लगती है, जबकि कांग अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि ये सब क्या चल रहा है। कांग को अचानक याद आता है कि नॉवल में सियोरा यानी शूर बाद में होम रूम टीचर बन जाती है, और सिर्फ यही नहीं, वो दूसरे वॉल्यूम की एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थी जो इंटरनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन एंटागनिस्ट की मेंबर थी। ये एंटागनिस्ट, जिसे शॉर्ट में एंट्स कहा जाता था, एक एंटी हंटर ऑर्गेनाइजेशन थी। इन लोगों ने असंख्य हंटर्स का सफाया किया था, इसलिए ये इंटरनेशनल हंटर अलायंस के दुश्मन बन गए थे। लेकिन ये ग्रुप इतना गुप्त तरीके से काम करता था कि इन्हें पकड़ पाना लगभग नामुमकिन था। सियोरा देखती है कि कांग अभी भी टेंशन में है, तो वो कहती है, थोड़ा शांत हो जाओ, यहाँ कोई निगरानी नहीं है। कांग को याद आता है कि उसने पूरी कहानी पढ़ी थी, लेकिन उसे कहीं भी ये याद नहीं था कि उसका कैरेक्टर कभी इस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ था। उसी वक्त सिस्टम से एक मैसेज आता है, एक साइड स्टोरी अनलॉक हो गई है।
ये देखकर कॉन्ग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसे समझ आता है कि वो एक ऐसी कहानी में फंस गया है जहां उसका कैरेक्टर एक एंटीगनिस्ट असैसिन बनने वाला है। कॉन्ग सोच में पड़ जाता है, मुझे तो याद ही नहीं कि ये हिस्सा नॉवेल में था। तभी उसे याद आता है कि नॉवेल के खत्म होने के बाद ऑथर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो एक नई साइड स्टोरी लिखने वाले हैं। सिस्टम बताता है, अब तुम प्रोलॉग देख सकते हो। वो तुरंत उसे ओपन करता है। उसमें लिखा होता है, कॉन्ग के गिल्ड में शुरुआती दिनों में उसका एक साथी था जिसका नाम चांगसू था। वही चांगसू था जिसने अनाथालय के डायरेक्टर की सच्चाई उजागर की थी और कॉन्ग की जान बचाई थी। 2 साल पहले जब वो दोनों एक मिशन से लौट रहे थे, तभी उनके पास ही एक पोर्टल खुल गया और उसमें से अनगिनत मॉन्स्टर्स बाहर निकल आए। उन्होंने बैकअप मांगा, लेकिन दूसरी टीम के एक्सीडेंट होने की वजह से मदद नहीं मिल पाई। कांग चांगसू को अपना बड़ा भाई मानता था, अपना एकमात्र परिवार। लेकिन उस दिन चांगसू ने अपनी जान दे दी ताकि कॉन्ग जिंदा रह सके। चांगसू की मौत के बाद गिल्ड ने बस रिपोर्ट भेजी कि उनके पास मदद करने की क्षमता नहीं थी। उन्होंने दावा किया कि शहर में भी मॉन्स्टर्स आ गए थे, इसलिए उन्होंने कुछ लोगों की बलि देकर ज्यादातर लोगों को बचाना पड़ा। हालांकि कांग बेवकूफ नहीं था और उसे पता था कि यह सब फैक्शन की वजह से हुआ। कांग और चांगसू दोनों ही रेगुलर स्कूल से ग्रेजुएट थे और इसलिए उन्हें हमेशा किनारे कर दिया जाता था। इस पर गुस्से में कांग ने ओवरसीज डिप्लॉयमेंट की रिक्वेस्ट की और उसे चीन भेज दिया गया। लेकिन 1 साल बाद वो कोरिया लौट आया। जब उसने गिल्ड छोड़ने पर विचार किया, तब सियोरा ने उसे एंटास में शामिल होने का सुझाव दिया। असल में यही हुआ और कांग की अपनी बैक स्टोरी सामने आई। सियोरा के कहने पर उसने समय गवाए बिना एंटास ज्वाइन कर लिया और अपनी आय का आधा हिस्सा डोनेशन के रूप में भेजने लगा। अलग बात यह है कि उसने कभी सियोरा को डेट पर बुलाया भी था, लेकिन रिजेक्ट हो गया। उसने खुद को मर्द दिखाने के लिए सियोरा के साथ दोस्ती निभाई। असल में कांग ने हंटर स्कूल में इसलिए एप्लीकेशन दिया ताकि वो सियोरा के पास रह सके। हमारा एमसी ये सोचकर आश्चर्यचकित है कि पिछला कांग इतना ट्रैश था कि उसने संगठन में शामिल होने का कारण बदला नहीं, बल्कि सिर्फ सियोरा था। कांग अभी भी ये यादें सोच रहा था कि सियोरा पूछती है, तुम ठीक हो? कांपते हुए कॉन्ग ने नर्वस होकर जवाब दिया, हाँ मैं ठीक हूं। कांग सोच रहा था कि उसकी जिंदगी तो ठीक चल रही थी, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अचानक क्राइम सिंडिकेट का सदस्य बन गया। सियोरा फिर कहती है कि वो इम्प्रेस्ड है कि कॉन्ग ने खुद को स्कूल में हायर करवा पाया, क्योंकि ये हमेशा कठिन होता है। असल में कॉन्ग ने पहली कोशिश में ही एग्जाम पास कर लिया था, जो दिखाता है कि वो लड़की को कितना पसंद करता था। सियोरा कॉन्ग से पूछती है कि वो स्कूल में कैसे सेटल हो रहा है और वो जवाब देता है कि वो कोपिंग कर रहा है। सियोरा बताती है कि उसे चोट लगी जब उसने पाया कि कॉन्ग ने स्कूल में प्रवेश के बारे में उसे नहीं बताया। कॉन्ग बस जवाब देता है कि चीजें बहुत हेक्टिक थीं, इसलिए उसने नहीं बताया। सियोरा फिर पूछती है कि कॉन्ग ने इस महीने कोई डोनेशन क्यों नहीं भेजा। कॉन्ग को समझ आता है कि अब वो संगठन को पैसे नहीं भेज सकता, वरना रिटायरमेंट के बाद उसे कष्ट उठाना पड़ेगा। सियोरा चौंक जाती है जब कॉन्ग कहता है कि अब वो डोनेशन भेजने का इरादा नहीं रखता, लेकिन वो गुस्सा नहीं होती क्योंकि कांग ने पहले बहुत पैसा दिया है। साथ ही कांग अब एक टीचर है जिसकी कमाई कम है, इसलिए उनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो थोड़ा पैसा दान में भेजें। सियोरा बताती है कि सभी डोनेशन वॉलंटरी हैं। ये सुनकर हमारा एमसी सोचता है कि पिछला कांग वाकई कितना ट्रैश था। सियोरा फिर कहती है कि संभावना है कि कांग की रैंकिंग भी बढ़ गई हो, क्योंकि उसने एक बी रैंक हंटर को हरा दिया। सियोरा मुस्कुराती है और कहती है कि वो चाहती है कि वे साथ मिलकर दुनिया बदलें, लेकिन कांग इसे साफ विश्वासघाती निमंत्रण समझता है। अन्य क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के विपरीत एंटास के नियम में सिविलियंस या निर्दोषों को नुकसान न पहुंचाने की शर्त है। साथ ही उन्हें हंटर स्कूल के छात्रों को भी तब तक छूने की अनुमति नहीं है जब तक कि स्थिति बेहद गंभीर न हो। कांग को लगता है कि सियोरा की भूमिका संगठन में ज्यादातर छात्रों की भर्ती के इर्द गिर्द घूमती होगी। हालांकि ये वही जानकारी है जो उसने नॉवेल पढ़कर पता की है। वो सोचता है कि क्या साइड स्टोरी में कोई और रहस्य छिपा है। कांग फिर सियोरा से पूछता है कि उसका मिशन क्या है, और वो लड़की कहती है कि बस स्कूल लाइफ में एडजस्ट करने पर ध्यान दें। वो उसे सुझाव देती है कि रास्ते में कुछ दोस्त भी बना ले। कांग फिर और विवरण जानना चाहता है, कहता है कि वो अधिक जानना चाहता है ताकि योजनाएं बना सके। सियोरा उठकर जाने लगती है और कहती है कि अगर वो अधिक जानना चाहता है तो उन्हें नियमित रूप से मिलना पड़ेगा। वो सुझाव देती है कि हर महीने के आखिरी मंगलवार को वे मिले। कांग सोचता है कि उसने मंगलवार क्यों चुना, और सियोरा बताती है कि मंगलवार को आमतौर पर कोई ऑफिस डिनर नहीं होता,
इसलिए वे डिनर कर सकते हैं। इसके बाद सियोरा चली जाती है। सप्ताहांत तक कांग चो के साथ अपनी ट्रेनिंग फिर से शुरू करता है। क्योंकि चो कांग की प्रगति से प्रभावित है, उसने एक सीक्रेट मैनुअल लिखने का फैसला किया ताकि उसके आंतरिक ऊर्जा प्रवाह और मार्शल आर्ट्स तकनीक में मार्गदर्शन कर सके। चो कांग से कहता है कि उसने उसके डांटियन को खोलने में मदद की है, लेकिन इसे मास्टर करना अब उसकी जिम्मेदारी है। चो उसे बताता है कि उसे हर दिन अपने पूरे शरीर में आंतरिक ऊर्जा का प्रवाह करने का अभ्यास करना होगा ताकि वो इसे पूरी तरह से समझ सके। कांग ध्यान पर फोकस करता है और जवाब नहीं देता, जिससे उसे सिर पर एक पंच लगता है। वो दर्द में चीखता है और बूढ़े आदमी से कहता है कि वो उसका ध्यान भटका रहा है। हालांकि चो कहता है कि कांग पहले से ही फोकस नहीं कर रहा है, क्योंकि वो स्पष्ट रूप से देख सकता है कि उसकी आंतरिक ऊर्जा के प्रवाह से वो परेशान है। कांग को यह देखकर आश्चर्य होता है कि बूढ़ा आदमी सिर्फ ऊर्जा प्रवाह से ही उसकी परेशानियां महसूस कर सकता है। चो कहता है कि ऊर्जा प्रवाह बिल्कुल सांस लेने जैसा है। वो कांग से कहता है कि वो उसे जो कुछ भी उसके मन में है बता सकता है, क्योंकि वो मदद के लिए खुला है। कांग बूढ़े आदमी से पूछता है कि क्या वो अच्छा व्यक्ति लगता है या बुरा। चो बस जवाब देता है कि ये उसके ऊपर है कि वो अच्छा या बुरा करे, क्योंकि केवल शक्तिशाली लोग ही इस बारे में सोचते हैं। वो कांग को बताता है कि युद्ध में हारने वाले हमेशा बुरे लोग माने जाते हैं, क्योंकि वे मृत हैं और अपनी तरफ की कहानी नहीं बता सकते। चो बताता है कि शक्ति के बिना अच्छा या बुरा सिर्फ भ्रम है, क्योंकि जो लोग अच्छे और बुरे रक्त संस्कृति वाले कल्टिस्ट के महान युद्ध में शामिल हुए, उनकी जल्दी मौत हो गई। अपनी बुद्धिमानी की बात कहने के बाद चो कांग से पूछता है कि क्या ये मददगार था, और कांग कहता है हाँ। फिर चो मांग करता है कि कांग उसे चॉकलेट बार लाए। चो की अंतिम सलाह कांग को प्रभावित करती है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अच्छे या बुरे पक्ष में है, जब तक वो शामिल है वो युद्ध में मरने का जोखिम उठाता है। कांग एक ऐसा व्यक्ति है जो बस पैसे कमाना चाहता है और जीवन का आनंद लेना चाहता है, और ये पूरी तरह से इससे विरोधाभासी है। ये कांग को सियोरा के साथ मीटिंग का अनुरोध करने के लिए प्रेरित करता है। सियोरा आश्चर्यचकित है कि कांग पहले ही दूसरी मीटिंग के लिए कॉल कर रहा है, जबकि उन्होंने पहले से ही योजना बनाई थी कि वे महीने के अंत में मिलेंगे। गंभीर चेहरा बनाकर कांग सियोरा से कहता है कि उसे उससे कुछ कहना है। वो सियोरा से पूछता है कि क्या वो अंटास छोड़ सकता है, लेकिन ये सुनते ही सियोरा का डरावना रिएक्शन सामने आता है और वो तुरंत कांग के सिर की ओर फॉर्क लेकर भागती है। रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोग ये देखकर चौंक जाते हैं। वे तुरंत ये मानने लगते हैं कि कांग ने अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दिया है। कांग पहले ही किसी पागल प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि सियोरा इसे और आगे ले जाएगी। सियोरा फिर कांग से और स्पष्टीकरण मांगती है कि उसने क्या कहा। कांग वादा करता है कि वो समझाएगा, लेकिन सुझाव देता है कि वे रेस्टोरेंट छोड़ दें, क्योंकि पहले ही उन पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। कांग कहता है कि उन्हें उसकी कार की ओर जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास उसे दिखाने के लिए कुछ चीजें हैं। कुछ ही समय में दोनों उसकी गाड़ी में बैठते हैं और इन की ओर ड्राइव करने लगते हैं। सियोरा पूछती है कि वे इन क्यों जा रहे हैं, और कांग कहता है कि उसे सियोरा को कुछ दिखाना है, क्योंकि सिर्फ शब्दों से बात नहीं बनेगी। सियोरा अभी भी कांग की गर्दन पर फॉर्क लगाकर कहती है कि उसे रेस्टोरेंट में कही गई बात को समझाना होगा। कांग फिर बताता है कि उसने अंटास इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि नॉन हंटर स्कूल ग्रेजुएट्स के साथ भेदभाव होता था। हालांकि वो मानता है कि अब चीजें बदलने लगी हैं। सियोरा कांग पर हंसती है कि उसने सिर्फ एक डुअल जीतने के बाद ही ये क्यों मान लिया कि चीजें बदल गईं। कांग कहता है कि वो 100% सुनिश्चित नहीं है, लेकिन एक संभावना देख सकता है। कांग कहता है कि वो सब कुछ खुद करना चाहता है, बिना अंटास को शामिल किए, क्योंकि अंटास का तरीका थोड़ा चरम है। वो कहता है कि अंटास के बारे में बहुत कुछ उसके विचारों के अनुरूप नहीं है, जैसे आतंकवाद और लोगों को बिना सोचे समझे मारने का तरीका। सियोरा फिर बताती है कि सभी आतंकवादी हमले अंटास ने नहीं किए थे, कुछ पर सरकार ने उन्हें फंसा दिया था। वो ये भी जोड़ती है कि जो कोई मरा वो इसके लायक था। कांग उससे बहस करता है, कहता है कि कोई मरने का हकदार नहीं है। सियोरा नाराज हो जाती है कि कांग मिशनों के बारे में चिंतित है, जबकि वो उन्हें स्वयं नहीं निभा रहा। कांग मानता है कि वो डर रहा है और सियोरा से कहता है कि फॉर्क नीचे रखे। सियोरा थोड़ा पीछे हटती है, लेकिन कांग की गर्दन पर पहले ही निशान पड़ चुका है। कांग पहले से ही जानता है कि किसी क्रिमिनल संगठन को छोड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन वो पहले से ही तैयार है। कांग सियोरा से कहता है कि वो हंटर मैनेजमेंट एजेंसी के डेप्यूटी डायरेक्टर मिन्योंग की हत्या के बारे में समाचार खोजे। बता दें कि मिन्योंग ने 10 अरब का गबन किया था। कांग मानता है कि वो मरने के लायक था, लेकिन उसे नहीं लगता कि उसके ड्राइवर और ट्रक दुर्घटना में शामिल 2 अन्य लोग मरने के हकदार थे। ड्राइवर ने अपनी पत्नी को जल्दी खो दिया था और अपनी बेटी के साथ अकेले रहता था। वो पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं था,
बल्कि मैनेजमेंट एजेंसी का ठेका ड्राइवर था और अंत में उसकी मृत्यु हो गई, जिससे उसकी बेटी अनाथ हो गई। कांग फिर सियोरा से पूछता है कि क्या ड्राइवर मिनियोंग के भ्रष्टाचार में शामिल था। सियोरा शांति से जवाब देती है कि वो शामिल नहीं था। किताब के अनुसार ड्राइवर की बेटी ली सोआ है और वो भविष्य में कहानी में नायक के साथ उलझने पर एक बड़ा रोल कांग निभाएगी। सियोरा को याद दिलाता है कि मिन्योंग की हत्या के बाद कुछ लोगों ने एंटोस की तारीफ की क्योंकि उन्होंने उसके भ्रष्टाचार को उजागर किया, लेकिन ड्राइवर को नजरअंदाज कर दिया गया। सियोरा यह सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि इसमें कोई गलती हुई होगी, क्योंकि नियम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे नागरिकों को छू नहीं सकते। कांग यह सुनकर हंसता है और सियोरा से पूछता है कि क्या उसे लगता है कि ड्राइवर ही एकमात्र नागरिक था जो एंटोस के टारगेट के पास होने की वजह से मरा। सियोरा यह सुनकर दर्द और निराशा में सिर पकड़ लेती है। उसे भीतर से इसका जवाब पता है, लेकिन वह इसे अनदेखा करती रही। काम खुश होता है कि वह सियोरा तक अपनी बात पहुंचा सका और उसे लगता है कि आगे चीजें आसान हो सकती हैं। अचानक सियोरा बातचीत बदलती है और कांग से पूछती है कि क्या उसे पता है कि उसने उसका प्रस्ताव क्यों ठुकरा दिया। कांग जवाब देता है कि अब इसके लिए देर हो गई है, लेकिन सियोरा फॉर्क उसकी गर्दन से हटाकर कहती है कि उसे उसकी बात सुननी चाहिए। सियोरा बताती है कि उसके दोनों माता पिता 15 साल पहले हुए ग्रेट पोर्टल एक्सीडेंट में मारे गए थे। तब वह अभी बहुत छोटी थी। कांग यह सुनकर हैरान होता है क्योंकि यह नावल में नहीं था और वह समझता है कि यह साइड स्टोरी का हिस्सा होगा। कांग मानता है कि सियोरा ने कठिन समय देखा होगा, लेकिन वह अब भी नहीं समझ पाता कि इसका उसके प्रस्ताव को ठुकराने से क्या संबंध है। सियोरा फॉर्क और गहराई से उसकी गर्दन में दबाती है, जिससे कांग विनती करने लगता है और आश्वस्त करता है कि वह चुप रहेगा। सियोरा बताती है कि उसके पड़ोस में जो पोर्टल खुले थे उनकी रेटिंग सबसे उच्च थी। वहां 4 डी रैंक पोर्टल और 2 सी रैंक पोर्टल थे। यह स्पष्ट रूप से वह क्षेत्र था जिसे सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी और यह एसोसिएशन के पास भी था, लेकिन कोई हंटर मदद को नहीं आया। इसके बजाय दर्जनों हंटर अमीर मोहल्लों में भेजे गए जहां केवल फ्रैंक पोर्टल खुले थे। कांग ये सुनकर हैरान होता है क्योंकि यह एक बड़ा हादसा माना जाता है, लेकिन उसे नावल में इसे पढ़ने की याद नहीं है। सियोरा कहती है कि यह घटना मीडिया में रिपोर्ट की गई थी। उन अमीर लोगों ने जो सुरक्षा पाई उन्होंने इसे पैसे देकर कवर कर दिया। सियोरा स्वीकार करती है कि अगर उसने खुद खोजबीन नहीं की होती तो उसे यह कभी नहीं पता चलता। अंत में कांग समझता है कि सियोरा ने हंटर स्कूल जरूर ज्वाइन किया होगा, लेकिन यह मोड़ था और इसी वजह से वह एंटोज में शामिल हो गई। आंसुओं के साथ सियोरा कहती है कि वो बताना चाहती थी कि उसने कांग का प्रस्ताव क्यों ठुकराया, लेकिन अब तक उसने केवल अपने माता पिता के बारे में ही बताया। सियोरा स्वीकार करती है कि उसे कांग पसंद था, लेकिन वह अपनी बदले की भावना को पीछे नहीं रख सकती जब तक कि उसने अपने माता पिता के लिए न्याय नहीं किया। सियोरा चाहती है कि कांग फिर से उससे शादी का प्रस्ताव करे जब उसने अपनी बदला पूरी कर ली हो। कांग बस कार में सिर झुकाकर सोचता है कि क्या कोई माता पिता चाहेंगे कि उनका बच्चा बदले के कारण किसी आतंकवादी संगठन में शामिल हो। कांग जानता है कि इस शरीर के पूर्व निवासी ने सियोरा की मदद की होती, लेकिन अब वे एक बिल्कुल अलग व्यक्ति है जिसकी सियोरा के प्रति कोई भावनात्मक लगाव नहीं है। कांग जानता है कि अगर वो बस पीछे हट जाए तो उसकी जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी, क्योंकि उसने नावल पढ़कर भविष्य पहले ही जान लिया है। कांग पहले ही सोच रहा है कि वह सियोरा को छोड़कर अपनी जिंदगी का आनंद ले, तभी उसे अचानक पुराना कांग अपने कंधे पर छूता हुआ महसूस होता है और हमारे एमसी से मदद मांगता है। कांग इस पर पूरी तरह से चौंक जाता है कि वह लगभग दूसरी कार में टकरा ही जाता जब तक कि सियोरा उसकी ध्यान खींचकर सड़क की ओर इशारा नहीं करती। सियोरा मानती है कि कांग दबाव में है क्योंकि उसकी गर्दन पर फॉर्क लगी है और वह वादा करती है कि इसे नीचे रख देगी। हालांकि कांग अभी भी जो उसने देखा है उससे हक्का बक्का है और वह सियोरा से पूछता है कि क्या वह जानती है कि उसे किससे बदला लेना है। सियोरा इस सवाल से चौंक जाती है और पूछती है कि क्या कांग ने अपना मन बदल लिया है, लेकिन कांग उसे जोर देकर कहता है कि बस सवाल का जवाब दे। सियोरा तब बताती है कि उस समय हंटर मैनेजमेंट एजेंसी का डायरेक्टर किम हक था। हालांकि वह यह विश्वास करती है कि उसने आदेश अकेले नहीं दिए थे। कांग सियोरा से कहता है कि किम उस समय से भी अधिक शक्तिशाली हो गया होगा क्योंकि वह 15 साल पहले ही डायरेक्टर था। सियोरा कांग से पूछती है कि क्या उसने अपना निर्णय वापस ले लिया है, लेकिन कांग कहता है कि नहीं, वह अभी भी छोड़ने का इरादा रखता है, लेकिन वह व्यक्तिगत रूप से सियोरा की मदद करना चाहता है। सियोरा भ्रमित हो जाती है और पूछती है कि कांग उसकी मदद कैसे करेगा, क्योंकि यह काम एंटास के लिए भी मुश्किल है। किम कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे वे आसानी से पकड़ सकें, लेकिन कांग सियोरा को आश्वस्त करता है कि यह अभी मुश्किल हो सकता है, लेकिन बाद में आसान हो जाएगा। दरअसल किम अब एक सांसद है और वह लगातार पदोन्नति पाई जब तक कि नायक ने हस्तक्षेप नहीं किया।
दूसरी ओर सियोरा को अंटास के एजेंट के रूप में उजागर कर लिया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उसे मृत्युदंड नहीं दिया गया, उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई। मूल रूप से यह सब वर्तमान समय रेखा में 3 साल बाद हुआ। चूंकि कांग पहले ही सब कुछ जानता है, वह सियोरा से कहता है कि एंटास उसकी बदला लेने में मदद नहीं करेगा। सियोरा जानना चाहती है कि कांग यह कैसे जानता है, लेकिन कांग उसे तब तक नहीं बता सकता जब तक कि वह इसे नहीं दिखाता। कांग सियोरा को एक शर्त भी देता है। वह कहता है कि वह उसकी मदद करेगा, लेकिन उसे उसके साथ एंटास छोड़ना होगा। सियोरा यह सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि बिना एंटास के वह कभी बदला नहीं ले सकती। कांग सियोरा से बहस करता है और कहता है कि जब वे उस स्थान पर पहुंचेंगे जहां वे उन्हें ले जा रहे हैं, तब वो सब कुछ समझ जाएगी। दरअसल वे एंटास के फंडिंग स्रोत की ओर जा रहे हैं जहां वे ड्रग्स बेचते हैं। थोड़ी देर में वे एक कपड़ों की दुकान पर पहुंचते हैं। यह कांग का पहला अनुभव है, लेकिन वह जानता है कि कपड़ों का ब्रांड सिर्फ एक कवर है। असल में वहां पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। मूल रूप से यह स्टोर एंटास चाइना का कोरिया में ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। कांग स्टोर के अटेंडेंट के पास जाता है और उससे चीनी भाषा में बात करता है, पूछता है कि क्या वे स्टोर में जेनेसिस बेचते हैं। अटेंडेंट बहाना बनाता है, लेकिन कांग उसे बताता है कि वह सब कुछ जानता है और बस उसके लिए जेनेसिस बेचने के लिए कहता है। अटेंडेंट धीरे धीरे अपनी मेज के नीचे हाथ पहुंचाता है, जबकि वो अभी भी बेवकूफ बनकर दिखा रहा है। अटेंडेंट चाकू निकालता है और कांग से कहता है कि चले जाएं, जोर देते हुए कि वे केवल थोक में बेचते हैं। कांग ये सुनकर मुस्कुराता है और अटेंडेंट को बताता है कि उसने ये जानकारी मीन से पाई थी। कांग अटेंडेंट का नाम पूछता है, धमकी देते हुए कि वो मीन को बता देगा। अटेंडेंट ये सुनकर चौंक जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि कांग मीन को जानता है। कांग बताता है कि वो चीन में रहते हुए मीन के काफी करीब था और मीन ने उसे कोरिया में विक्रय केंद्र के बारे में बताया था। स्पष्ट रूप से ये सब झूठ था, क्योंकि मीन एंटास चाइना की बॉस की बेटी है और वही कोरिया में ड्रग्स का वितरण संभालती है। चूंकि कांग खुद कचरा है, इसीलिए वो मीन को नहीं जानता। कांग ने इसे अंतिम उपाय के रूप में इस्तेमाल किया। कांग अटेंडेंट से कहता है कि अगर उसे विश्वास नहीं होता तो वो मीन को कॉल करने को तैयार है, लेकिन उसे किसी भी परिणाम के लिए तैयार रहने को कहता है। अटेंडेंट तुरंत माफी मांगता है कि उसने नहीं जाना कि कांग इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति है। अटेंडेंट तुरंत पीछे जाता है ड्रग्स लाने के लिए और कांग उसे कहता है कि जितना हो सके उतना ला। जब वो चला जाता है, सियोरा कांग से पूछती है कि वो व्यक्ति के साथ चीनी में क्या चर्चा कर रहा था। कांग सियोरा को बताता है कि वे ड्रग्स खरीदने आए थे, लेकिन वो जानता है कि वो तब तक विश्वास नहीं करेगी जब तक खुद नहीं देख ले। कांग सियोरा को बताता है कि वे उस स्टोर में हैं जो एंटास के लिए ड्रग्स वितरित करता है। सियोरा ये सुनकर चौंक जाती है, क्योंकि ये पहली बार है जब वो जान रही है कि एंटास ड्रग्स बनाता है। मूल रूप से एंटास तब सार्वजनिक रूप से जाने गए। इसके बाद एंटास कोरिया और एंटास चाइना लाग साझा करने को लेकर संघर्ष में आ गए। नायक फिर आता है और दोनों को खत्म कर देता है। कांग सियोरा को बताता है कि वो अटेंडेंट से कहेगा कि जब वो वापस आए तो कोरियाई में बात करे, ताकि वो विश्वास कर सके। थोड़ी देर बाद अटेंडेंट ड्रग्स का बड़ा बैच लेकर लौटता है। कहता है कि अभी हाल ही में खोला गया है, इसीलिए ड्रग्स की आपूर्ति अभी ज्यादा नहीं है। वो ड्रग्स जो लेकर आया है वो 1 महीने की बिक्री के बराबर है, लेकिन वो चाहता है कि कांग मीन के सामने उसकी सिफारिश करे। कांग उसे भरोसा दिलाता है कि वो करेगा, लेकिन सुझाव देता है कि वे कोरियाई में बात करें। अटेंडेंट सियोरा के बारे में चिंतित है, लेकिन कांग उसे आश्वस्त करता है कि सब ठीक है, क्योंकि वो भी जेनेसिस के लिए दीवानी है। स्थिति जल्द ही अजीब हो जाती है और सियोरा अपनी इज्जत बचाने के लिए अंगूठा दिखाती है, लेकिन इससे वो और भी अजीब दिखती है। ये अटेंडेंट को यकीन दिलाने के लिए काफी है कि सियोरा को मदद की जरूरत है, ज्यादा ड्रग्स की नहीं। कांग फिर अटेंडेंट से अगली खेप के बारे में पूछता है और अटेंडेंट बताता है कि कोरिया पहुंचने में अभी थोड़ा समय लगेगा। हालांकि अटेंडेंट कहता है कि कांग मीन के करीब होने की वजह से ये जल्दी भी आ सकती है। सियोरा कांग से फुसफुसाकर पूछती है कि क्या मीन असली है या नकली पहचान। कांग उसे बताता है कि वो अपने जीवन को खतरे में डाले बिना स्टोर में नहीं आता, इसीलिए ये सुनिश्चित होना जरूरी था। कांग समझ जाता है कि मीन एक टॉप अधिकारी है और कोई भी तरीका नहीं है कि वो उसे जान पाए। अटेंडेंट फिर कांग से पूछता है कि वो अभी जो सप्लाई दी है उसका भुगतान कैसे करना चाहता है। कांग पूछता है क्या वो कार्ड का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अटेंडेंट हंसता है और कहता है कि कार्ड का उपयोग प्रतिबंधित है। वो कहता है कि मजाक बंद करो और नकद में भुगतान करो। कांग फिर एक और प्रस्ताव रखता है, कहता है कि वो किश्तों में भुगतान करेगा, लेकिन अटेंडेंट किश्तें लेने को तैयार नहीं है। अचानक कांग अटेंडेंट के सिर पर एक शक्तिशाली पंच मारता है। उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा को मुक्के में केंद्रित किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने आदमी ने उसे सिखाया था। जाहिर है इस तरह का हमला मस्तिष्क में एमनेशिया उत्पन्न करता है। अटेंडेंट बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और कांग जानता है कि वो निश्चित रूप से ब्रेन डेड होकर जागेगा, लेकिन उसे परवाह नहीं, क्योंकि वो केवल एक मामूली ड्रग डीलर है।
कांग फिर सियोरा की ओर मुड़ता है और पूछता है क्या अब उसे विश्वास हो गया कि वो जो कह रहा था सही था, लेकिन साथ ही उसे बताता है कि वो अभी भी संदेह कर सकती है। सियोरा चौंक जाती है और कांग से पूछती है कि उसे सब कुछ कैसे पता है। कांग बताता है कि उसने केवल सियोरा के सुझाव पर एसोसिएशन ज्वाइन किया था, लेकिन उसने ये जानने के लिए जांच शुरू की कि वो किस प्रकार के समूह से जुड़ रहा है। कांग कहता है कि उसने चीन में रहते हुए पता लगाया कि एंटस पदार्थों में शामिल हैं। कांग फिर सुझाव देता है कि वे स्टोर छोड़ दें, लेकिन वे जो कुछ भी हुआ है उसे बेहोश आदमी पर दोषारोपण करेंगे। कांग का पुलिस को स्टोर रिपोर्ट करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि एंटस आसानी से डीलर को बदल सकते हैं और कहीं और नया स्टोर खोल सकते हैं बिना उन्हें प्रभावित किए। अंततः सियोरा कांग से कहती है कि वो अब सब कुछ मानती है जो उसने उसे बताया है। इसके चलते वो उच्च अधिकारियों को कांग के इस्तीफे की व्याख्या करने की योजना बनाती है। वो कांग को बताती है कि वो उच्च अधिकारियों को बताएगी कि कांग उसके रिश्ते को लेकर उसके पीछे पड़ा था, इसलिए उसने उसे बाहर किया। इससे वो सुनिश्चित है कि कोई जांच नहीं होगी। भले ही कांग को यह विचार पसंद नहीं है, वो इसे सबसे अच्छा विकल्प मानता है। अचानक कांग को एहसास होता है कि सियोरा का इरादा क्विटिंग का नहीं है। सभी बुरे कामों के बारे में जानने के बाद भी सियोरा उसे याद दिलाती है कि वो लंबे समय से एसोसिएशन में है और वो मूल रूप से एक अधिकारी है। वो पहले से ही बहुत कुछ जानती है और उन्हें बस उसे छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। कांग अंततः समझ जाता है कि सियोरा क्या कह रही है। वो एसोसिएशन में सिर्फ एक नया व्यक्ति है, जबकि सियोरा उनके साथ गहराई से जुड़ी है। कांग बहस करना चाहता है, लेकिन महसूस करता है कि भविष्य बदल सकता है अगर सियोरा एंटस में रहती है। वो निर्णय करता है कि सियोरा को एंटस में रहने देगा जब तक कि नायक अपराध सिंडिकेट का पता ना लगा ले। कांग फिर सियोरा से पूछता है क्या उसने एंटस के सभी मिशनों में कोई अपराध किया है। सियोरा कहती है नहीं, बताती है कि उसका काम मूल रूप से प्रतिभाशाली छात्रों की खोज करना है। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, इसलिए उसने अभी तक किसी को भी भर्ती नहीं किया। ये सुनकर कांग राहत महसूस करता है और सियोरा को बताता है कि उसके पास एक योजना है। वो चाहता है कि सियोरा एक डबल एजेंट बने। सियोरा चौंक जाती है जब वो ये सुनती है और कांग उसे बताता है कि ये एक तरीका है उसे सुरक्षित रखने का, ताकि अगर आखिरकार उन्हें उसे छोड़ना पड़े तो वो सुरक्षित रहें। कांग सियोरा से कहता है कि वो एंटिस के रहस्यों को इकट्ठा करेगी और उन्हें पुलिस को देगी। जब बात एंटिस के लिए मिशन पर जाने की आती है तो वो उनके लिए केवल मामूली और बेकार मिशन करेगी। डबल एजेंट बनकर उसके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगेगा। सियोरा कहती है कि उसके पास पुलिस को बताने के लिए कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कांग उसे बताता है कि छोटी छोटी जानकारी भी मददगार होगी। वो सियोरा को आश्वस्त करता है कि अगर उसे किसी परेशानी में फंसाया गया तो वो उसके लिए गवाही देगा। कांग फिर जोड़ता है कि सियोरा को उस पर विश्वास करने में सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अगर चीजें खराब हुई तो वो निश्चित रूप से उसे काट देगा। सियोरा मुस्कुराती है और निष्कर्ष निकालती है कि कांग स्पष्ट रूप से उसे पसंद करता है। कांग दूसरी ओर उसे घृणास्पद नजरों से देखता है और सियोरा से कहता है कि वो जो चाहे सोच सकती है। कांग फिर उसे कहता है कि वो अकेले सियोल लौट जाए क्योंकि उसे एक जरूरी काम करना है। इस बात को सुनकर भी सियोरा मानती है कि कांग केवल खेल खेल रहा है। सियोरा को छोड़कर कांग छिपे हुए क्षेत्र में पुराने मास्टर से मिलने जाता है। चो देखता है कि कांग देर से आया है और पूछता है कि क्या उसने अपनी समस्या सुलझा ली। कांग कहता है हाँ, और चो को उसकी सलाह के लिए धन्यवाद देता है। चो बताता है कि देर से आने की वजह से उसे दंडित किया जाएगा, लेकिन कांग के पास पहले से ही योजना है। वो बताता है कि उसने चाइना टाउन में ब्रांच किया और बांस की पत्तियों की शराब लाया। वो मास्टर से कहता है कि अगर वो पीना नहीं चाहता तो उसे मजबूर नहीं किया जाएगा, लेकिन पुराना मास्टर शराब का विरोध नहीं कर पाते और तुरंत दिन छुट्टी लेने का सुझाव देते हैं। कुछ ही क्षणों में चो टोफू के साथ शराब का आनंद लेते हुए कांग की प्रशंसा करता है। वो पूछता है कि कांग ने कैसे पता लगाया कि वो सिचुआन का है। कांग को विश्वास नहीं होता कि चो, जो पुराना मास्टर उसे डांट रहा था, अब उसके द्वारा लाई शराब का आनंद ले रहा है। पुराने मास्टर ने कहा कि वो केवल इसलिए चिंतित था क्योंकि कांग समय से लेट आया था। चो कांग से पूछता है कि अचानक वो क्यों बदल गया है, क्योंकि पहले वो प्रशिक्षण में सुस्ती दिखा रहा था, लेकिन अब वो अधिक मेहनत करना चाहता है। जबकि चो खुद का आनंद ले रहा है, कांग अपनी तलवार घुमाते हुए अपने मूव्स का अभ्यास कर रहा है। कांग कहता है कि शराब केवल एक अच्छा इशारा थी मास्टर की सलाह की सराहना करने का। कांग पूरे मन से प्रशिक्षण के लिए तैयार है, क्योंकि वो जानता है कि सियोरा की मदद करने के उसके फैसले के कारण शक्तिशाली लोग उसके पीछे आएंगे। स्पष्ट है कि उपन्यास में कभी भी सियोरा डबल एजेंट नहीं बनी थी।
कांग ये भी जानता है कि वो पहले ही एक ए रैंक हंटर से लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत है, लेकिन वो जानता है कि अगर वो मीन जैसी उच्च रैंकिंग एंटस अधिकारी के खिलाफ गया तो उसकी मौत निश्चित है। कांग मुस्कुराता है जब उसे याद आता है कि वो केवल एक बी रैंक तलवारबाजी प्रशिक्षक है जिसे लोगों की मदद करने का कोई व्यवसाय नहीं है। जाहिर है नायक केवल एक मैनुअल पर आया और कई प्रशिक्षण सत्रों और अमृत सेवन के बाद मजबूत हो पाया। दूसरी ओर कांग भाग्यशाली है कि उसे तलवार के ग्रैंड मास्टर द्वारा उसका दंतियन खोलने का मौका मिला। जबकि कांग अभी भी अभ्यास कर रहा है, चो व्यस्त हैं भोजन खाते हुए, स्वादिष्ट टोफू की तारीफ करते हुए। चो एक बहुत ही शक्तिशाली तलवारबाज हैं, इसलिए कांग समझता है कि अगर उसे पुराने मास्टर से लगातार प्रशिक्षण मिलता रहेगा तो वो खुद की रक्षा करने में सक्षम होगा। तभी चो कांग को बुलाते हैं और कहते हैं कि उनके पास रामेन खत्म हो गया है और उन्हें ये पसंद है। वो ये भी कहते हैं कि एक और स्वादिष्ट खाने का सामान ले आओ, लेकिन ये कांग की नसों पर हावी होने लगता है। हालांकि वो शांत बने रहते हैं क्योंकि चो दुनिया का सबसे मजबूत इंसान है। कांग चो से कहता है कि वो लौटते समय उनके पसंदीदा चीजें और खरीद लाएगा, लेकिन पुराना मास्टर बस और जोड़ता ही जाता है। कांग सहमत हो जाता है कि वो उन्हें सब कुछ लाएगा और अपना प्रशिक्षण जारी रखता है, लेकिन पुराने मास्टर का खाना खाना उस पर लगातार असर डालता रहता है। हर खुशबू उसकी नाक के पास से गुजरती रहती है और जब वो आखिरकार इसे और नहीं सह पाता तो उसे बोलना पड़ता है और पुराने मास्टर से कहता है कि वो इतना खाना बंद करे। पुराना मास्टर परवाह नहीं करता और यहाँ तक कि कांग से पूछता है कि क्या वो उसके साथ शामिल होने को तैयार है। कांग बताता है कि उसने खाना मिस किया है, इसलिए वो समय लेकर इसका आनंद ले रहा है। जल्द ही चो कांग की झिकझिक पर नाराज हो जाते हैं और उसे सिर पर मुक्का मारते हैं। चो कहते हैं कि वर्षों बाद उन्हें अपना स्वाद वापस मिल रहा है। चो स्वीकार करते हैं कि उन्हें पसंद है कि कांग प्रेरणा दिखा रहा है, लेकिन कहते हैं कि चीजों को जल्दी करना उसके लिए बुरा होगा। कांग पुराने आदमी पर चिल्लाता है, कहता है कि वो उसके प्रशिक्षण में रुचि नहीं दिखा रहा। चो बताते हैं कि कांग अकेले ही काफी अच्छा कर रहा है। पुराना मास्टर जोड़ते हैं कि कांग महानता के लिए नियत है, लेकिन जल्दीबाजी से वहां नहीं पहुंच सकता। हालांकि कांग को खुद में सुधार दिखाई नहीं देता क्योंकि वो 1 महीने से प्रशिक्षण कर रहा है। चो तर्क करते हैं कि कांग अंतर नहीं देख सकता क्योंकि वो वास्तव में इसमें अच्छा है। चो इस बात से भी अधिक हैरान है कि कांग मजबूत होने के लिए उत्साहित नहीं है। कांग पुराने मास्टर को डांटता है, कहता है कि वो रामेन में अधिक रुचि दिखा रहा है बजाय अपने प्रशिक्षण की मुद्रा के। कांग फिर मांग करता है कि अगर पुराना मास्टर उसे ठीक से सिखाने के लिए तैयार नहीं है तो कुछ शॉर्टकट दे। इस पर उसे सिर पर फिर से मुक्का मिलता है। चो उसे डांटते हैं कि जब उसने अभी अभी प्रशिक्षण शुरू किया है तो शॉर्टकट क्यों मांग रहा है। कांग दर्द में बर्फ पर लुढ़कता है, जबकि चो पूछते हैं कि क्या वो दुनिया को जीतने की योजना बना रहा है। यही वजह है कि वो मजबूत होना चाहता है। कांग पुराने मास्टर को घृणित नजरों से देखता है और पुराना मास्टर फिर से मुक्का मारने की धमकी देता है। चो कहते हैं कि मार्शल आर्ट्स जल्दी सीखने वाली चीज नहीं है। तभी कांग कुछ कठोर करने का फैसला करता है। वो पुराने मास्टर से कहता है कि वो अब और रामेन नहीं खरीद पाएगा क्योंकि कीमतें बढ़ गई हैं। चो ये देखकर स्तब्ध हो जाते हैं कि कांग वास्तव में उन्हें धमकी दे रहा है। कांग जवाब देता है कि वो धमकी नहीं बल्कि वास्तविक स्थिति बता रहा है। वो जोड़ता है कि वो शायद पुराने मास्टर की पसंदीदा चीजें फिर नहीं खरीद पाएगा। मूल रूप से कांग कहता है कि वो जो कुछ भी पुराने मास्टर के लिए खरीद रहा है उसकी कीमत बढ़ गई है और वो उसे फिर नहीं ला पाएगा। ये बात चो तक पहुंचती है, जो कांग से मिलने वाले सारे रामेन और स्वादिष्ट खाने को खोने के लिए तैयार नहीं है। चो कांग की धमकी में फंस जाता है जब कांग कहता है कि वो अब पूरी मेहनत से उसे प्रशिक्षण देगा और जो कुछ भी वो उसके लिए खरीद रहा है उसकी कद्र करेगा। इसे सुनकर कांग कहता है कि वो भी कोशिश करेगा कि चो को वो चीजें दिला सके जो उसे पसंद है। चो फिर सुझाव देता है कि वे प्रशिक्षण जारी रखें, लेकिन कहता है कि प्रशिक्षण की तीव्रता के लिए उसे दोष मत देना। कांग को कोई परवाह नहीं है जब तक उसे सबसे अच्छा प्रशिक्षण मिल रहा है। अगले दिन कांग को सोरा का एक मैसेज आता है जिसमें बताया गया है कि सब कुछ सुलझ गया है। कांग ये सुनकर खुश होता है, लेकिन साथ ही उसे चिंता होती है कि उसका पिछला स्व शायद उसके लिए और समस्याएं छोड़ गया हो। फिर भी वो सेयोरा की मदद करने और बाकी जीवन को शांति से जीने का प्लान करता है। तभी उसके ऑफिस में 2 बहनें जो जुड़वा हैं आती है। कांग चौंक जाता है और पूछता है कि क्या वे लंच के लिए नहीं जा रही हैं। दोनों बताती हैं कि वे जा रही हैं, लेकिन वे चाहती हैं कि कांग उनके साथ लंच करे इससे पहले कि वो ऑडिटोरियम जाए। इससे कांग हैरान है और सोचता है कि उसे ऑडिटोरियम क्यों जाना है। जुड़वा बहनें कांग को याद दिलाती हैं कि सुबह की असेंबली में उप प्रधानाचार्य ने क्या कहा था
जाहिर है कांग का स्कूल के नए यूट्यूब चैनल के लिए इंटरव्यू है। कांग को अब समझ में आता है कि लड़कियां सही कह रही थीं, लेकिन वो इतनी व्यस्त था कि पूरी तरह भूल गया। चूंकि कांग सबसे अच्छे दिखने वाले शिक्षक हैं, इसलिए उन्हें पहला इंटरव्यू दिया गया। इंटरव्यू से पूरी तरह खुश नहीं है और लड़कियां बताती हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसे बोनस भी मिल सकता है। कांग मानता है कि लड़कियां वास्तव में सही कह रही हैं। वे उसे एक नोट देती हैं जिसमें इंटरव्यू के दौरान पूछे जाने वाले सवाल हैं और उन्हें पहले से पढ़ने के लिए कहती हैं। जाहिर है स्कूल के प्रधानाचार्य भी इसे अपलोड करने से पहले समीक्षा करेंगे, जिससे पता चलता है कि ये कितना औपचारिक है। सभी जानकारी देने के बाद लड़कियां जाने की तैयारी करती हैं, लेकिन जाने से पहले वे कांग को एक और बात बताती हैं। जाहिर है छात्र परिषद का अध्यक्ष भी इंटरव्यू में मौजूद होगा। लड़की कहती है कि वे अधिकतर सवालों पर ही टिके रहेंगे, लेकिन अध्यक्ष की अजीब व्यक्तित्व है और वो अजनबी या अनियोजित सवाल पूछ सकती है। कांग किसी भी अजीब सवाल की चिंता नहीं करता जब तक वे उसके प्रेम जीवन के बारे में न पूछें। जुड़वा बहनें उसे बता देती हैं कि इस मामले में उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो असहज महसूस करे तो संकेत देने के लिए कहती हैं ताकि वे वीडियो को काट सकें। इसे सुनकर कांग खुश होता है और लड़कियों से कहता है कि वे उसके लिए सही करें, क्योंकि वो जानता है कि छात्र परिषद के अध्यक्ष किस तरह के लोग होते हैं। वो वर्तमान अध्यक्ष से मिलने का इंतजार कर रहा है। दूसरी ओर छात्र परिषद का अध्यक्ष कांग से मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। असल में ये आइडिया सरकार की तरफ से आया था कि स्कूलों के लिए एक यूट्यूब चैनल बनाया जाए, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें फैल रही थीं कि स्कूल के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन ये पॉलिसी तुरंत लागू नहीं हुई और इसी वजह से पहला हंटर स्कूल इस प्रोग्राम का पायलट चुना गया। क्योंकि इस आइडिया का जिक्र नॉवल में कहीं नहीं था, इसलिए कैंग को लगा कि ये बात टिकेगी नहीं। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसे ही पहला इंटरव्यू लेना पड़ा। कैंग सून उस कमरे में प्रवेश करता है जहां रिकॉर्डिंग होने वाली थी। वहां उसकी मुलाकात टेक्नोलॉजी टीचर मिन से होती है। मिन वही है जो इस इंटरव्यू को एडिट करेगी और कैंग देख सकता है कि वो कितनी नर्वस है। कैंग उसे बताता है कि ये उसका भी पहला इंटरव्यू है, इसलिए वो भी काफ़ी नर्वस है। कैंग उसकी तारीफ करता है कि उसे वीडियो एडिटिंग आती है। तब मिन बताती है कि उसे एडिटिंग असल में आती नहीं, लेकिन प्रिंसिपल ने ये काम उसे इसलिए दे दिया क्योंकि वो टेक टीचर है। मिन कहती है कि क्योंकि उसे इसके लिए एक्स्ट्रा पे नहीं मिल रही, इसलिए वो बस जल्दी जल्दी काम खत्म करके घर चली जाएगी। उसे ये भी पता है कि अगर वीडियो को लाखों व्यूज भी मिल जाएं, तब भी उसे कोई बोनस नहीं मिलेगा। इतने में ट्विन्स बताते हैं कि कैमरा रेडी है। तभी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट किम सेजिन भी वहां आ जाती है। कैंग कुछ देर तक उसे घूरता है और उसी वक्त किम सेजिन भी कैंग को देखकर सोचती है कि वो कितना हैंडसम और टॉल है। कैंग भी किम की पर्सनैलिटी से प्रभावित होता है क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस झलकता है। वो सोचता है कि इतनी इंप्रेसिव स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट का जिक्र नॉवेल में क्यों नहीं था। किम फिर कैंग के पास आती है और कहती है कि वो बहुत हैंडसम है। किम कहती है कि वीडियो को पॉजिटिव रिव्यू जरूर मिलेगा और वो उसके साथ काम करने के लिए एक्साइटेड है। कैंग उसकी सोशल स्किल्स देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि ट्विन्स ने तो उसकी अलग इमेज बताई थी। थोड़ी ही देर में इंटरव्यू शूट हो जाता है और बहुत सक्सेसफुल रहता है। लड़कियां चाहती हैं कि कैंग कुछ देर और रुके, लेकिन वो जानती हैं कि अब उसे जाना होगा। कैंग भी कहता है कि उसे अफसोस है कि इंटरव्यू खत्म हो गया। फिर वो मजाक में कहता है कि वो स्कूल से ओवर टाइम पे मांगेगा। लड़कियां हैरान होती हैं तो कैंग जल्दी से कहता है कि वो मजाक कर रहा था, लेकिन मिन कहती है कि वो तो सच में ओवर टाइम पे मांगेगी। अचानक किम सेजिन कहती है कि अगर इंटरव्यू यहीं खत्म हो गया तो व्यूअर्स को डिसअपॉइंटमेंट होगी। फिर किम एक शॉकिंग रिक्वेस्ट रखती है। वो कैंग से स्पारिंग मैच की मांग करती है। टेक टीचर तुरंत उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि ये रिक्वेस्ट बहुत अचानक है। यहां तक कि ट्विन्स भी मानती हैं कि ये बहुत जल्दबाजी में कहा गया। कैंग को यकीन नहीं होता कि सब कुछ खत्म होने ही वाला था कि किम ने इतनी अजीब मांग रख दी। अब उसे समझ आने लगता है कि शायद यही वो एक्सेंट्रिक कैरेक्टर है जिसके बारे में ट्विन्स बात कर रहे थे। ट्विन्स में से एक कहती है कि उन्होंने टीचर को पहले कुछ नहीं बताया, लेकिन किम आर्ग्यू करती है कि जब टीचर खुद कह रहा था कि उसे एंडिंग पसंद नहीं आई तो वो बस व्यूअर्स को कुछ एक्स्ट्रा दिखाना चाहती थी। किम अचानक ऐसे रिक्वेस्ट करने के लिए माफी मांगती है, लेकिन बताती है कि उसे स्पारिंग बहुत पसंद है। चूंकि कैंग का सब्जेक्ट स्पोर्ट्समैनशिप है, इसलिए किम को कोई आपत्ति नहीं। कैंग समझ जाता है कि किम सेजिन की ये रिक्वेस्ट किसी बुरी नीयत से नहीं, बल्कि उसकी सच्ची पसंद से जुड़ी है। ट्विन्स सब कुछ समेटने ही वाले थे कि कैंग कहता है कि वो स्पारिंग के लिए तैयार है। ट्विन्स उसे याद दिलाते हैं कि ये रिक्वेस्ट पहले से तय नहीं थी, लेकिन कैंग कहता है कि कोई बात नहीं, बस वो ये जानना चाहता है कि क्या उनके पास तलवारें हैं जिनसे वो अभ्यास कर सकें। तभी किम सेजिन तुरंत बोल उठती है कि उसने ट्रेनिंग स्टील स्वॉर्ड्स लाई हैं जिनका वे इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्विन्स हैरान रह जाते हैं और पूछते हैं कि उसने तलवारें कब लाई। किम मुस्कुराते हुए कहती है कि उसने सोचा था अगर कैंग हाँ कहे तो उसके पास तैयारी होनी चाहिए। कैंग जानता है कि वो खुद भी एक छात्र है,
भले ही उसके पास तलवार चलाने की मसल मेमोरी मौजूद है। जब सब ट्रेनिंग के लिए तैयार हो रहे थे तो टेक टीचर मिन झुंझला उठी, क्योंकि अब उसे पहले से भी ज्यादा देर होने वाली थी। वे सभी ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ बढ़ते हैं। किम जैसे ही लड़ाई के लिए तैयार होती है, कैंग बताता है कि उसे ज्यादा नर्वसनेस नहीं है, क्योंकि उसे अपने ऊपर भरोसा है। उसे याद आता है कि उसने जोंग से लड़ाई के बाद लगातार चो के साथ ट्रेनिंग की है, जहां बूढ़े आदमी ने उसे बहुत बार पीटा, लेकिन उसकी स्किल और रिएक्शन दोनों निखर गए। फिर भी कैंग अपनी सतर्कता नहीं छोड़ता, क्योंकि किम सेजिन तीसरे साल की स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है, यानी कोई साधारण प्रतिद्वंदी नहीं। कैंग उसे ऐसे देखता है जैसे वो किसी हंटर लेवल की ओपोनेंट हो। कैंग किम से कहता है कि पहला मूव वो करेगी। किम खुशी से यह ऑफर स्वीकार करती है और बहुत तेजी से कैंग की ओर झपटती है। कैंग उसकी स्पीड देखकर हैरान रह जाता है। वो पहले साल के छात्रों से कहीं ज्यादा तेज है और उसकी टेक्निक भी अलग है। कैंग नोट करता है कि किम ने मिडल या डायगोनल स्लैश की जगह थ्रस्ट अटैक का इस्तेमाल किया है, जिससे पता चलता है कि उसे अपनी स्किल पर पूरा भरोसा है। कैंग बड़ी आसानी से उसका पहला वार डॉज कर लेता है और ये देखकर हैरान होता है कि किम घबराती नहीं। वो तुरंत अपवर्ड स्लैश करने की कोशिश करती है, लेकिन कैंग उसे भी डॉज कर देता है। इसके बाद भी किम लगातार वार करती रहती है, पर कैंग हर बार बच निकलता है। आखिरकार किम झुंझलाकर पूछती है कि कैंग कब तक बस उसके हमलों से बचता रहेगा। असल में कैंग ने अपनी कठोर ट्रेनिंग के दौरान बूढ़े आदमी से डॉजिंग टेक्निक सीखी थी। बूढ़ा आदमी उस पर गुस्सा रहता था, क्योंकि कैंग ने एक बार उसका खाना छीनने की धमकी दी थी और तब उसने कैंग की जमकर पिटाई की थी। इसी वजह से कैंग अब हर एक वार से बड़ी आसानी से बच निकलता है। इतना ही नहीं, उसके पास इतना वक्त भी होता है कि वो किम को लेक्चर देने लगे। वो कहता है, तुम अपने अटैक्स पर इतना ध्यान दे रही हो कि तुम्हारा बॉडी बैलेंस बिगड़ रहा है, तुम बहुत आगे झुक रही हो। किम मुस्कुराती है और जवाब देती है, सेंसे, अभी तो मैंने आपको सब कुछ दिखाया भी नहीं है। वो बहुत जोर से तलवार झुलाती है, लेकिन कांग आसानी से बच जाता है और उसके पीछे जाकर कहता है कि तुम पूरी तरह खुली हो। अगर ये असली लड़ाई होती तो तुम अभी हार चुकी होती। कांग को याद आता है कि कैसे चो ने उसकी बुरी तरह पिटाई की थी, जैसे उसने उससे पैसे उधार लिए हों। जितना वो उस बूढ़े आदमी के हाथों झेली हुई यातनाओं को याद करता है, उतना ही ज्यादा गुस्सा होता है। वो सोचता है कि उसका थोड़ा रामेन छीन ले, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि ऐसा करने से वो बूढ़ा और ज्यादा पागल हो जाएगा। कांग फिर छात्र परिषद अध्यक्ष की एक और गलती बताता है। वो कहता है कि तुम अपनी बाहों और हाथों पर ज्यादा जोर डाल रही हो, इससे तुम जल्दी थक जाओगी। तुम्हें अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल करना सीखना चाहिए ताकि तुम्हारे वार और मजबूत हों। जैसे ही कांग ये कहता है, किम तुरंत अपनी मुद्रा बदल लेती है, जिससे कांग हैरान रह जाता है। वो सोच भी नहीं पाता कि उसने इतनी जल्दी उसकी बात को अमल में कैसे ला दिया। वो तलवार की पकड़ बदलती है और कांग दंग रह जाता है। वो सोचता है शायद यही खासियत है जो उसे बाकी छात्रों से अलग बनाती है। कांग फिर अपनी तलवार को बाएं हाथ में पकड़कर कहता है, अब मैं सच में सीरियस हो रहा हूं। उधर टेक टीचर अब भी गुस्से में है कि वो पहले से भी ज्यादा लेट हो जाएगी। जैसे ही कांग अपना वार करने वाला होता है, किम उसे रोकती है। कांग हैरान होकर पूछता है, क्या हुआ? वो कहती है, कुछ नहीं, बस मैं ये पूछना चाहती थी कि क्या मैं थोड़ा माना इस्तेमाल कर सकती हूँ। वो वादा करती है कि वो माना अपने हथियार पर नहीं, सिर्फ अपने शरीर पर इस्तेमाल करेगी। कांग को ये जानकर हैरानी होती है कि किम को माना का इस्तेमाल पहले से आता है। किम सेजिन बताती है कि दूसरे साल के अंत में छात्रों को फील्ड ट्रेनिंग पर जाने की अनुमति होती है और उसने वहीं से माना का अभ्यास शुरू किया है। कांग जानता है कि यह सच है। ग्रेजुएशन से पहले छात्र कम स्तर के पोर्टल्स पर जाते हैं, जहां उनके साथ या तो कोई टीचर होता है या सरकार द्वारा भेजा गया हंटर। कांग प्रभावित होता है कि ये लड़की इतनी जल्दी माना का इस्तेमाल करने लगी है। उसे अंदाजा होता है कि शायद उसने उसकी गति में फर्क महसूस किया था, इसी वजह से उसने माना की अनुमति मांगी। अब कांग और ज्यादा उत्सुक हो जाता है ये देखने के लिए कि किम की असली क्षमता क्या है। वो मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, तुम माना इस्तेमाल कर सकती हो। किम खुश हो जाती है क्योंकि जब उसने जोंग के साथ ट्रेनिंग की थी तब उसे माना का इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला था। वो इस मुकाबले को अपने लिए सबसे अच्छा मौका मानती है ताकि वो माना को महसूस कर सके और उसे नियंत्रित करना सीख सके। फिर वो कांग की तरफ पहले से भी ज्यादा तेजी से दौड़ती है। कांग उसका वार रोक लेता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि बिना आंतरिक ऊर्जा इस्तेमाल किए उसका हाथ सुन्न हो गया है। वो हैरान रह जाता है कि किम ने माना अपने हथियार में नहीं बल्कि सिर्फ अपनी शरीर की ताकत बढ़ाने में लगाया है।
कांग पीछे हटता है और सोचता है कि सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग से ही ये लड़की इतनी ताकतवर हो गई। असल में जब कोई मॉन्स्टर से लड़ता है तो शरीर खुद ब खुद माना सोखता है, लेकिन हर व्यक्ति की एक सीमा होती है जहां उसके टैलेंट के अनुसार माना बढ़ना रुक जाता है। कांग ने चोंग से सीखा था कि माना दरअसल कच्ची असंवर्धित इंटरनल एनर्जी होती है, और इसी वजह से कांग ने अपने शरीर में मौजूद सारा माना पहले ही आंतरिक ऊर्जा में बदल लिया था। अब वो माना का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास जो है वो कहीं ज्यादा प्रभावी है। एक शिक्षक होने के नाते और अपनी प्राइड बनाए रखने के लिए कांग फैसला करता है कि वो किम के खिलाफ माना का उपयोग नहीं करेगा। वो लगातार उसके वारों से बचता रहता है जब तक कि उसे आखिरकार उसकी चाल का रिदम समझ नहीं आ जाता। असल में हंटर स्टाइल तलवारबाजी बहुत सीधी सादी होती है, क्योंकि हंटर ज्यादातर ऐसे मॉन्स्टर से लड़ते हैं जिनमें कोई बुद्धि नहीं होती। इसी वजह से जब वे किसी ऐसे राक्षस से टकराते हैं जो दिमाग से काम लेता है, तो लो रैंक हंटर्स अक्सर हार जाते हैं। जैसा कि कांग ने सोचा था, किम सीन थकने लगती है और हर वार के साथ उसकी गति धीमी हो जाती है। अब कांग आसानी से समझ सकता है कि उसका अगला वार डायगोनल स्लैश होने वाला है। लेकिन आखिरी पल में किम अचानक रिवर्स ग्रिप के साथ एक थ्रस्ट थनने की कोशिश करती है। कांग उसकी इस चाल की तारीफ करता है। अच्छा मूव था, लेकिन वो आसानी से बचकर उसे ट्रिप कर देता है। वो कहता है, तुम बहुत पास आ चुकी थी, इसलिए तुम्हारा थ्रस्ट असरदार नहीं हो सका। किम का संतुलन बिगड़ जाता है और वो जमीन पर गिर पड़ती है। ये देखकर जुड़वा बहनें और टेक टीचर दोनों हैरान रह जाते हैं। किम का घुटना जमीन से टकराकर लाल हो जाता है और कांग अपनी तलवार उसकी गर्दन के पास रखकर औपचारिक रूप से जीत घोषित कर देता है। कांग देखता है कि किम सीन हारकर उदास है, जिससे पता चलता है कि वो कितनी कॉम्पिटिटिव है। वो मुस्कुराकर कहता है, तुमने बहुत अच्छा लड़ा, तुम सच में स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट कहलाने लायक हो। फिर कांग कहता है कि उसकी तलवारबाजी में बस एक कमी है, तुम्हारी टेक्निक थोड़ी रेपिटेटिव है। वो मानता है कि माना से उसने अपनी ताकत बढ़ा ली थी, लेकिन वो उसे सलाह देता है कि सिर्फ माना पर भरोसा मत करो, अपने वारों की स्टाइल भी बदलो। फिर वो उसे हाथ पकड़कर उठाता है। किम मुस्कुराकर कहती है, थैंक यू सर, आपके सुझाव मेरे लिए बहुत कीमती है। इस बीच एक जुड़वा देखती है कि टेक टीचर गुस्से से लाल हो रही है। जब वो पूछती है कि क्या हुआ, तो टीचर कहती है, ये वीडियो तो अब जरूर ब्लो अप होने वाला है। एक हफ्ते बाद जैसे ही वीडियो अपलोड होता है, कांग की जिंदगी और ज्यादा उलझ जाती है। अब छात्र उससे ऑटोग्राफ मांगते रहते हैं। कांग कहता है, मेरा कोई सिग्नेचर नहीं है, लेकिन बच्चे कहते हैं, कोई बात नहीं सर, कुछ भी लिख दीजिए। असल में वो वीडियो वायरल हो गया था। कांग को दर्जनों ऑटोग्राफ देने पड़े, तब जाकर उसने क्लास शुरू की। कांग झुंझलाता है, वीडियो वायरल हो गया, लेकिन मुझे इसका कोई फायदा नहीं मिला। उस वीडियो की वजह से स्कूल के चैनल के 3.5 लाख सब्सक्राइबर्स बढ़ गए और वीडियो को 10 लाख से ज्यादा व्यूज मिले। अब कांग को एहसास होता है कि इंटरनेट सच में एक जंगली जगह है। जो भी लोग वो वीडियो देखते हैं, सब उसे देखकर रोमांचित हो जाते हैं। कांग और किम की लड़ाई देखकर सबको लगता है जैसे ये दो वर्ल्ड क्लास हंटर्स की टक्कर थी। सबको हैरानी होती है कि कांग ने बिना माना के भी इतनी बेहतरीन फाइट लड़ी और किम के बराबर खड़ा रहा। दरअसल किम सीन कोई आम स्टूडेंट नहीं थी। वो 2 बार की मार्शल आर्ट्स चैंपियन रह चुकी थी। लोग पहले से ही अंदाजा लगा रहे थे कि जैसे ही वो ग्रेजुएट होगी, उसे ए रैंक दिया जाएगा। दूसरी तरफ कांग एक ऐसे भूत की तरह था जिसके बारे में किसी ने कभी कुछ नहीं सुना था। इससे दर्शकों के बीच तुरंत तनाव और क्यूरियोसिटी पैदा हो गई। सबके मन में सवाल था, ये आदमी है कौन और आया कहां से? जब कांग ने देखा कि इंटरनेट उसके नाम से पागल हो रहा है, तो वो खुद हैरान रह गया। वो सोचता है कि अगर किम सीन इतनी बड़ी बात थी, तो फिर उसका नाम उस नॉवल में क्यों नहीं था? यहां तक कि जब नॉवल का मुख्य किरदार हंटर स्कूल छोड़ चुका था, तब भी कहीं किम सीन का जिक्र नहीं था। कांग इन्हीं ख्यालों में डूबा था कि पार्क वहां आ जाता है। वो हंसते हुए कहता है, ओहो हमारे यूट्यूब स्टार साहब, अब तो फेमस हो गए हो, ये शर्मीला चेहरा छोड़ दो। वो कांग को एक ड्रिंक देता है। कांग मुस्कुराते हुए कहता है कि शुरू में उसे ये सब अच्छा लग रहा था, लेकिन अब ये सब कुछ ज्यादा लगने लगा है। पार्क मजाक में कहता है, तू तो बहुत लो की बंदा है यार, जरा इस फेम को यूज कर। लेकिन कांग कहता है कि उसे बस शांत क्वाइट लाइफ चाहिए। तभी पार्क बताता है कि वाइस प्रिंसिपल ने उसे बुलाया है। कांग हैरान होकर पूछता है, वो मुझे क्यों बुला रहे हैं? पार्क कंधे उचकाकर कहता है, मुझे क्या पता, शायद वो तुम्हें बोनस देना चाहते हो। ये सुनकर कांग की आंखें चमक उठती हैं। वो तुरंत उठ खड़ा होता है। पार्क मुस्कुराकर कहता है, अगर बोनस मिला तो तू हमें ट्रीट देगा। ऑफिस जाते वक्त कांग सोचता है कि वाइस प्रिंसिपल ने उसे प्राइवेट मीटिंग के लिए क्यों बुलाया, क्योंकि आमतौर पर ऐसी मुलाकातें पब्लिक में होती हैं।
उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि वाइस प्रिंसिपल बहुत ताकतवर इंसान है। असल में वो देश के 10 एस रैंक हंटर्स में से एक हैं। उनका नाम है किम मांडोंग। कांग जैसे ही कमरे में प्रवेश करता है, किम मांडोंग एक माफिया बॉस की तरह कुर्सी पर बैठे होते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, आओ बैठो। उनकी मौजूदगी इतनी ओवरवेलमिंग होती है कि कांग अनायास सिर झुका देता है। किम पूछते हैं, कुछ चाय लोगे? कांग विनम्रता से मना कर देता है, कहता है, नहीं सर, मुझे जल्दी ही क्लास में जाना है। वाइस प्रिंसिपल सिर हिलाकर कहते हैं, ठीक है, तो छोटी सी मीटिंग करते हैं। वो एक सैक की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, इसमें जो कुछ है वो सब तुम्हारे लिए है। कांग उत्सुकता से थैले में झांकता है और देखकर चकित रह जाता है क्योंकि उसमें सैकड़ों लेटर्स भरी हुई हैं। कांग हंसते हुए पूछता है, क्या ये मेरे फैंस की चिट्ठियां हैं? किम मुस्कुराते हुए कहते हैं, खुद खोल कर देखो। कांग एक लिफाफा खोलता है और पढ़ते ही हैरान रह जाता है। असल में बहुत सारे लोग उसके और किम सीन के बीच हुए ड्यूअल से बेहद प्रभावित हुए थे। इनमें दूसरे स्कूलों के लोग ही नहीं बल्कि टॉप गिल्ड्स के फुल टाइम हंटर्स भी थे। वीडियो स्कूल को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन कांग ने किसी तरह इसे बिग सक्सेस बना दिया। कांग एक चिट्ठी खोलता है और पता चलता है कि ये हुआंग गिल्ड से एक डुअल चैलेंज लेटर है। चिट्ठी में लिखा है कि वे उसके प्रदर्शन से बेहद प्रभावित हैं, जो उसने प्रेसिडेंट के साथ डुअल में दिखाया, और वे चाहते हैं कि वो किसी समय और जगह का चुनाव करे डुअल के लिए। असल में ये सम्मान और इज्जत का लेटर है, लेकिन इसके साथ एक चैलेंज भी जुड़ा हुआ है। वाइस प्रिंसिपल उसे बताते हैं कि गिल्ड्स कांग को डुअल देना पसंद करेंगे, बजाय इसके कि वे बड़े पैसे देकर कमर्शियल एड दें। कांग सब कुछ ब्लोन अवे हो जाता है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ उम्मीद भी नहीं किया था। वाइस प्रिंसिपल बताते हैं कि थैले में 932 चिट्ठियां हैं और ये सब चैलेंज लेटर्स ही हैं। कांग चैलेंज लेटर्स देखकर चकित हो जाता है और किम से पूछता है कि क्या उसने कुछ गलत किया। किम बताती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, बस लोग उसकी वेव पर सवार होना चाहते हैं। वो कहती है कि कांग का साधारण स्कूल से होना इस पूरे मामले को और भी दिलचस्प बनाता है। कांग हैरान है और सोचता है कि लोगों ने कैसे पता लगा लिया कि वह साधारण स्कूल से है। वाइस प्रिंसिपल बताते हैं कि स्कूल में ज्यादातर लोग उसे पसंद नहीं करते और शायद किसी ने उसकी बैकग्राउंड जानकारी लीक कर दी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि वीडियो की कमेंट सेक्शन असहनीय होती जा रही है। लोग स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट पर आरोप लगा रहे हैं कि उसने कांग के साथ नरमी दिखाई। कांग इसे सुनकर समझ जाता है कि किम सीन किस कठिनाई से गुजर रही है, क्योंकि उसके पिछले जीवन में भी लोग उसे वेब नॉवेल्स बनाने के लिए हमेशा ड्रैग करते थे। कांग खुद को दोषी मानता है कि अगर उसने इंटरव्यू सिंपल रखा होता तो ये सब नहीं होता। वाइस प्रिंसिपल फिर बताते हैं कि चैनल शट डाउन हो रहा है क्योंकि ये शुरू में अच्छा था, लेकिन अब ये हार्मफुल हो गया है। किम कांग से पूछती है कि वो इस इशू के बारे में क्या करने वाला है। कांग बताता है कि वह लोगों के डाउट्स दूर करना चाहता है। वाइस प्रिंसिपल पूछते हैं कि वह इसे कैसे करने वाला है। कांग बताता है कि वह ट्रोल्स में से एक चैलेंज लेटर चुनेगा। वह सबसे पॉपुलर चैलेंजर को चुनकर उसे बीट इट टू अ पल्प देगा। किम सरप्राइज्ड है कि कांग पूरे मामले में इतना कॉन्फिडेंट है और याद दिलाती है कि कुछ चैलेंजर्स ए रैंक हंटर्स हैं। कांग पीछे हटने के बजाय कहता है कि उसे अकेले ही ए रैंक हंटर्स से लड़ने में मजा आएगा। वाइस प्रिंसिपल तुरंत समझ जाते हैं कि कांग मजबूत लड़के को हराना चाहता है ताकि बाकी लोग पीछे हट जाएं। कांग पुष्टि करता है और कहता है कि उसने ये इसलिए चुना क्योंकि वह हर चैलेंजर का सामना नहीं कर सकता। वाइस प्रिंसिपल इस योजना से खुश हैं, लेकिन फिर कांग से पूछते हैं कि क्या वो उनके साथ मैच करना चाहेंगे। कांग ये सुनकर डर जाता है क्योंकि वो सोचता है कि शायद ओल्ड मैन पागल हो गया है। वो मजबूर होकर दोबारा पूछता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसने पहली बार सही सुना। हालांकि किम ने जो कहा उसे दोहराया। कांग यकीन नहीं कर सकता कि किम, जो कि एस रैंक हंटर है, उसके साथ मैच करना चाह रही है जबकि वो खुद बी रैंक हंटर है। ये एहसास होते ही उसके चेहरे पर पसीना बहने लगता है और वो निष्कर्ष निकालता है कि वाइस प्रिंसिपल पागल हो गया है। वाइस प्रिंसिपल बताते हैं कि वो वहां था जब कांग ने जोंग से लड़ाई लड़ी और उन्हें लगा कि कांग हारने वाला है। हालांकि लड़ाई के बाद वाइस प्रिंसिपल ने देखा कि कांग इंतजार करके भी लड़ रहा था। किम की बातों से कांग को विश्वास होता है कि वो एस रैंक हंटर्स पर सामना भी कर सकता है। कांग की कल्पना भी नहीं कर सकता कि वाइस प्रिंसिपल ए रैंक्स की तुलना एस रैंक से कर रहा है। कांग पूरी तरह से जानता है कि वाइस प्रिंसिपल एस रैंक्स की ताकत को अच्छी तरह समझता है, फिर भी ऐसा प्रस्ताव रख रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि ए रैंक्स काफी मजबूत हैं, लेकिन कांग जांग को भी ए रैंक नहीं मानता क्योंकि उसने रैंक अप एग्जामिनेशन नहीं दी है।
कांग स्वीकार करता है कि जोंग के साथ लड़ाई के बाद वो और मजबूत हो गया है और ये सब उसकी मास्टर की ट्रेनिंग की वजह से है। इन ट्रेनिंग्स के कारण कांग साहसपूर्वक कह सकता है कि वो ए रैंक्स को संभाल लेगा। वहीं एस रैंक्स अलग कहानी है। कोरिया में केवल 10 हैं और पूरी दुनिया में लगभग 100। एस रैंक मेजर्स को रणनीतिक हथियार माना जाता है और फिजिकल एस रैंक्स को एकल सेनाओं जैसा दर्जा। किम मंडोंग शीर्ष एस रैंक में से एक हैं और मजाक नहीं है। कांग जानता है कि उसका मामला अलग है क्योंकि वो सीधे चो के तहत ट्रेन हुआ है, न कि केवल रोजमाना पिल्स लेने वाला। वो राहत महसूस करता है कि उसके मास्टर ने कहा कि वो किसी साधारण आदमी से बेहतर है जो रोज केवल माना पिल्स निगलता है। फिर भी कांग जानता है कि उसके पास एस रैंक हंटर के खिलाफ कोई मौका नहीं है। कांग अपने विचारों में खो जाता है जब तक कि किम उसे बाहर नहीं बुलाती। किम कांग को मनाने की कोशिश करती है, कहती है कि उसके साथ स्पैरिंग सेशन निश्चित रूप से सब उलझनों को साफ करेगा, बजाय इसके कि वो खुद को ए रैंक से लड़ाई के लिए तनावित करे। किम कहती है कि वो इसे ऑफिशियल कर देगी और शायद इससे सभी चैलेंज रिक्वेस्ट्स जो बाज की तरह आ रही हैं रुक जाएंगी। लेकिन वो ये भी बताती है कि अगर कांग मैच में फेल हो जाता है तो वो उसकी मदद नहीं कर पाएगी। इसके अलावा किम कांग से जीत की उम्मीद नहीं कर रही। उसने नियम तय किया है कि सिर्फ एक हिट में निर्णय होगा। असल में कांग तभी जीत पाएगा जब वो किम मंडोंग को हिट कर पाए। फिर भी कांग आत्मविश्वास नहीं रखता कि उसके पास किम मंडोंग को हिट करने की क्षमता है, क्योंकि उसका शरीर ऑरा ब्लेड जैसे हमलों को आसानी से झेल लेता है। किम कांग को छेड़ती है और कहती है कि वो काफी टिमिड है। किम एक कदम आगे बढ़ती है और कहती है कि अगर कांग उसे हिट कर देता है तो वो उसे ब्रेक के दौरान होने वाले नए टीचर ट्रेनिंग से छूट देगी। असल में ये टीचर ट्रेनिंग वो समय है जब शिक्षक आपस में जुड़ते हैं और तालमेल बनाते हैं। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जैसे कैंग, जो साधारण स्कूल से आया है, ये उसके लिए नर्क जैसा होने वाला है। किम फिर जोड़ती है कि उसे ब्रेक के दौरान भी पगार मिलेगी और कैंग ये सुनकर पूरी तरह से चौंक जाता है। वो विश्वास ही नहीं कर सकता कि अगर वो हिट लगा देता है तो उसे 3 हफ्तों की पेड वेकेशन मिल रही है। कैंग फिर किम से पूछता है कि क्या वो उसे ट्रेनिंग से वास्तव में बाहर निकाल सकती है, क्योंकि इसे हंटर मैनेजमेंट एजेंसी चला रही है। किम बताती है कि हर सेमेस्टर के लिए एक स्पेशल छूट प्रोग्राम होता है जिसमें 2 उत्कृष्ट शिक्षक चुने जाते हैं। इन उत्कृष्ट शिक्षकों को ट्रेनिंग से जाने की अनुमति मिलती है। किम कैंग से पूछती है कि क्या वो इसमें रुचि रखता है और कैंग इसके बारे में सोचने लगता है। लेकिन किम उसे कहती है कि वो किसी भी राजनीतिक तारीखों से बचे, क्योंकि अगले सप्ताह प्रधानाचार्य चुनाव है। किम मंडोंग चाहती हैं कि मैच 1 महीने बाद रखा जाए, जो कि स्कूल ब्रेक के ठीक पहले का दिन है। किम जोर देती हैं कि कैंग मैच के दिन से पहले भागने की कोशिश ना करे। तारीख तय होने के बाद कैंग अंततः ऑफिस से बाहर निकलता है और उसे एहसास होता है कि उसके पास 1 महीना है ये सोचने के लिए कि वो वाइस प्रिंसिपल पर हिट कैसे लगाएगा। वो जानता है कि ऑफर आकर्षक है, लेकिन साथ ही ये मृत्यु की चुनौती से कम नहीं है। वो वाइस प्रिंसिपल की तुलना किसी ऐसे व्यक्ति से करता है जो सुपरनैचुरल लेवल पर है, क्योंकि ये एक मुरुम नॉवल है। किम मंडोंग किसी चलती हुई किले से कम नहीं है, जबकि कैंग हाल ही में केवल चोटी के स्तर तक पहुंचा है। अपनी क्षमता के अंतर के कारण कैंग किम पर हिट लगाना असंभव कार्य मानता है। कैंग का स्वप्न केवल शांति से जीना है, लेकिन वो जानता है कि वो छात्र को खींचे जाने की अनुमति नहीं दे सकता। तभी उसे नोटिफिकेशन आता है कि उसने एक साइड स्टोरी अनलॉक की है जिसका नाम है वाइस प्रिंसिपल स्लेयर। इसे देखते ही कैंग को एहसास होता है कि शायद वो वास्तव में आवश्यक हिट लगाने में सक्षम हो सकता है, लेकिन केवल एक ही व्यक्ति है जो उसे सिखा सकता है, और वो है चो। कैंग तुरंत वहां दौड़ता है और पुरानी मास्टर को बताता है, लेकिन वो चौंक जाता है जब मास्टर कहता है कि यह काफी असंभव है। कैंग मास्टर को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर कहता है कि कुछ चीजें अनटच्ड रहनी चाहिए। वो कैंग को बताता है कि उसे ऑरा ब्लेड बनाने में सक्षम होना चाहिए ताकि वो किसी ऐसे व्यक्ति पर एक खरोंच भी छोड़ सके जिसने सुपरनैचुरल स्तर प्राप्त कर लिया हो। और जैसा कि उसने बताया, किम मंडोंग ने वो स्तर प्राप्त कर लिया है। पुराने मास्टर ने फिर उल्लेख किया कि अगर कैंग सभी चालों का उपयोग करता है तो भी वो केवल एक हिट लगाने में ही भाग्यशाली होगा। जैसे ही उन्होंने ट्रिक शब्द का उल्लेख किया, कैंग रुचि लेने लगता है और स्पष्टीकरण मांगता है। पुराने मास्टर ने बताया कि इसका मतलब है जिनसेंग, इलिक्सिर और इसी तरह की चीजों का उपयोग करना। पुराने मास्टर ने यह भी बताया कि अगर कैंग 300 साल पुराने जिनसेंग रूट्स का सेवन करता है तो वो ऑरा ब्लेड का उपयोग करने में भाग्यशाली हो सकता है।
कैंग तुरंत अपने मास्टर को बताता है कि वो इसमें रुचि रखता है, लेकिन उसे फिर से सिर पर पंच मार दिया जाता है। जो कांग को बताता है कि वो शायद सिर्फ एक हिट लगा सकेगा, लेकिन ये एक से ज्यादा नहीं होगा। कांग मुस्कुराता है और पुराने मास्टर से कहता है कि उसके लिए बस एक हिट ही काफी है। कांग मुड़कर जाने लगता है और मास्टर पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। कांग बताता है कि वो जिनसिंग रूट्स खोजने जा रहा है जिनका उसने जिक्र किया था। रूट्स ढूंढना मुश्किल हो सकता है, लेकिन कांग जानता है कि पैसा सब कुछ संभव बना देता है। और चूंकि अगले सप्ताह प्रधानाचार्य चुनाव है, कांग के पास जिनसिंग रूट पाने का कुछ प्लान है। इसी बीच सोरा अपने घर में सोच रही है कि कांग ने अंताज छोड़ने के बाद उससे संपर्क क्यों नहीं किया जब उसकी कॉल आई थी। सोरा उत्साहित होकर कॉल उठाती है और उम्मीद करती है कि कांग उसे डिनर पर बुलाएगा, लेकिन कांग उसे कुछ और ही कह देता है। वो पूछता है कि क्या उसके पास 100 मिलियन है जिसे वो उधार ले सकता है। जैसे ही सोरा ये सुनती है, वह कॉल काट देती है। वह यहीं नहीं रुकती, बल्कि अपना फोन बंद भी कर देती है। कांग जानता है कि वह 10,000 साल पुराने जिनसेंग नहीं पा सकेगा, लेकिन वह अन्य जिनसेंग पा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे शैंग ने किया था। समस्या यह है कि जिनसेंग की कीमत पागलपन वाली है। जो जिनसेंग 100 साल से कम पुराने हैं, उनकी कीमत दसियों मिलियन तक जा सकती है, जबकि जो 100 साल से ज्यादा पुराने हैं, उनकी कीमत आसानी से 100 मिलियन से अधिक हो सकती है। एक अमीर और बिगड़ा हुआ बच्चा होने के नाते कांग इन 100 साल पुराने जिनसेंग को खरीद सकता है और ऐसे खा सकता है जैसे वह चावल खा रहा हो। इसके बावजूद उसे वाइस प्रिंसिपल से हार मिली। चो ने कांग को बताया कि शांग वाइस प्रिंसिपल से इसलिए हार गया क्योंकि वह सिर्फ जिनसेंग खा रहा था, ऊर्जा को सही तरीके से अवशोषित नहीं कर पाया। कांग को विश्वास है कि अगर वह केवल एक जिनसेंग खा भी लेता है तो उसका मास्टर उसे जिनसेंग की सारी ऊर्जा अवशोषित करने में मदद करेगा, लेकिन वह अपना पूरा नेटवर्थ सिर्फ जिनसेंग खरीदने में खर्च नहीं कर सकता। जैसे ही वह समाधान ढूंढने की कोशिश करता है, उसे याद आता है कि वाइस प्रिंसिपल ने उसे प्रधानाचार्य चुनाव के बारे में क्या बताया था। स्पष्ट है कि चुनावों के कारण स्टॉक्स पर असर पड़ेगा। कांग बाकी सब चीजों में इतना व्यस्त था कि वह स्टॉक्स पूरी तरह भूल गया था। चूंकि वह नॉवेल का ज्ञान अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहा था, उसने स्टॉक्स को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया। कांग ने इस अवसर का फायदा उठाया और बैंक जाकर लोन लेने का निर्णय लिया। अपने पिछले जीवन में वह बैंक से लोन नहीं ले पाया था क्योंकि वह सिर्फ एक तीसरे दर्जे का लेखक था, लेकिन अब स्थिति अलग थी क्योंकि वह हंटर स्कूल में शिक्षक बन चुका था। वह आसानी से बैंक से लोन ले सकता है। चूंकि उसे पहले से पता है कि प्रधानाचार्य पद के 2 उम्मीदवारों में से कौन जीतेगा, उसने सभी लिए गए लोन को संभावित विजेता पर दांव लगा दिया। कुछ दिनों बाद उसके क्लासरूम के दरवाजे पर एक पिज्जा डिलीवरी वाला आया जो 42 बॉक्स पिज्जा लेकर आया था। पिज्जा वाला कांग से कहता है कि वे उसके सपोर्ट के आभारी हैं और इसके कारण पिज्जा के साथ जुड़े सभी ड्रिंक मुफ्त हैं। उसके छात्र हैरान रह जाते हैं जब वे एंट्रेंस पर पिज्जा का बड़ा ढेर देखते हैं। वे सब कंफ्यूज हो जाते हैं जब तक कि कांग उन्हें नहीं बताता कि वे हर कोई अपने लिए एक बॉक्स पिज्जा ले ले। स्पष्ट है कि कांग का स्टॉक बड़ा धमाका हुआ और उसका नेटवर्थ अब 1 बिलियन वॉन से ऊपर पहुंच गया है। छात्र फ्री पिज्जा का जश्न मनाते हैं जबकि कांग क्लास के आगे मुस्कुराता है। कांग का स्टॉक 500% लाभ दे चुका है। वह आभारी है कि उसकी नोवेल का ज्ञान आखिरकार काम आया। कांग खुश है कि उसके छात्र पिज्जा खाते हुए मुस्कुरा रहे हैं और वह उन्हें चेतावनी देता है कि गले में फंसने से बचें। वह यहां तक कि उन्हें डाइजेस्टिव दवाइयां भी खरीदने के लिए तैयार है अगर जरूरत पड़े। छात्र उससे पूछते हैं कि यह सब किस अवसर के लिए है और कांग बताता है कि उसे स्टॉक्स में कुछ किस्मत मिली है। फिर वह जोड़ता है कि उसके पास उनके साथ साझा करने के लिए एक और खबर है। कांग अपने छात्रों से कहता है कि वह क्लोजिंग सेरेमनी के एक दिन पहले वाइस प्रिंसिपल के साथ स्पैरिंग मैच करने वाला है। जैसे ही छात्र यह सुनते हैं, वे लगभग पिज्जा गले में फंसाने ही वाले होते हैं। छात्र अंततः चिंतित हो जाते हैं कि कांग खुद को मारने वाला है क्योंकि वाइस प्रिंसिपल को भगवान जैसा माना जाता है। कांग स्वीकार करता है कि वह वाइस प्रिंसिपल का सामना नहीं कर सकता, इसलिए उसे हैंडीकैप दिया जा रहा है। वह छात्रों से कहता है कि अगर वह एक हिट मारने में सफल होता है तो वाइस प्रिंसिपल ने उसे विजयी देने का वादा किया है। इसके बावजूद छात्र अभी भी नहीं सोचते कि कांग के पास मौका है क्योंकि वाइस प्रिंसिपल टैंक जैसा मजबूत है। वे बस मान लेते हैं कि उनका शिक्षक मरने वाला है। कांग छात्रों से कहता है कि पिज्जा का आनंद लें क्योंकि यह शायद अंतिम पिज्जा होगा जो वह उनके लिए खरीदेगा। कांग जानता है कि वाइस प्रिंसिपल शायद स्पैरिंग मैच की खबर घोषित करना शुरू कर देगा क्योंकि चुनाव खत्म हो चुके हैं।
कांग मूल रूप से बच्चों को पहले से खबर दे रहा है ताकि वह वन हिट टू विन रूल पर वाइस प्रिंसिपल का मन ना बदलने पाए। अब तक उसने सब कुछ सही तरीके से मैनेज किया है, इसलिए कांग समझता है कि अब अगला काम ट्रेनिंग का है। कुछ समय बाद कांग बर्फीले मैदानों की ओर बढ़ता है। वह अपने मास्टर से कहता है कि उसने सब कुछ तैयार कर लिया है जो उन्होंने उसके लिए मांगा था। इसमें 3 बॉक्स पिल्ड रेमन, 5 बॉक्स अनास, 2 बॉक्स चॉकलेट बार और 4 बॉक्स कोला शामिल है। इसके अलावा उसने सभी इंस्टेंट फूड्स भी स्टोर से खरीद लिए हैं। चो खुश है कि कांग ने उसे मोटिवेट करने के लिए सब कुछ किया। वो पूछता है कि क्या उसने रूट्स भी तैयार किए हैं, और कांग कहता है हाँ। कांग ने 300 साल पुराने जिनसेंग रूट्स हासिल किए हैं और उन्हें सावधानी पूर्वक एक बॉक्स में रखा है। रूट्स खरीदने के बाद भी कांग के बैंक खाते में 1 बिलियन वॉन से अधिक बचा है। चो प्रभावित है कि कांग जिनसेंग हासिल करने में सक्षम है। चो बताता है कि उसने जब वो छोटा था तो 300 साल पुराना जिनसेंग खाया था, और कांग द्वारा लाए गए 3 जिनसेंग को देखकर वह स्पष्ट रूप से कह सकता है कि उसने जो खाया उससे ये काफी बेहतर है। हालांकि चो रूट्स की असली होने की पुष्टि करता है और कांग सांस ले लेता है। चो फिर कांग से कहता है कि वह जिनसेंग खा ले ताकि वह अपनी ऊर्जा का संचार कर सके।